कहानी की शुरुआत होती है एक डियाबोलो नाम के कैरेक्टर को दिखाते हुए, जो कि एक क्रॉसवर्ड का कैरेक्टर होता है और वो काफी जैसा शक्तिशाली होता है, जिसे ताकुमा नाम का एक लड़का खेल रहा होता है जिसका नाम ताकुमा होता है और इस गेम का नाम क्रॉस रेवरी होता है। पर अचानक से जब ये दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो ये दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है और दो लड़कियां इसे चूम रही होती है। इसे समझ नहीं आता कि डियाबोलो कैरेक्टर में कैसे घुस गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ। डियाबोलो की नजर फिर इन दोनों लड़कियों पे जाती है। एक बिल्ली जैसी होती है और एक एल्फ होती है। ये दोनों डियाबोलो को लेकर झगड़ रही होती है। डियाबोलो समझ जाता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, वो सचमुच एक गेमिंग की दुनिया में पहुंच चुका है जहाँ पे वो अपने फिक्शनल कैरेक्टर में है। ये जगह स्टारफॉल टावर होती है जहाँ पे डियाबोलो को समन किया होता है। डियाबोलो फिर सोचते हैं इन लड़कियों ने मुझे यहाँ पे समन किया तो मेरे हिसाब से इन्हें मुझे फॉलो करना चाहिए और ये बुरी भी नहीं लग रही है वैसे। उतने में ये दोनों मिल के डियाबोलो के लिए लड़ने लग जाती है। यहाँ पे डियाबोलो सोचता है कि मैं इनसे बात कैसे करूं, मैं इन्हें चुप कैसे कराऊं। दरअसल ताकुमा एक इंट्रोवर्ट है जिसने आज तक किसी भी लड़की से बात की नहीं होती है। इसी वजह से वो हमेशा अकेला रहा है, किंडरगार्टन से हाई स्कूल तक, जिसके बाद वो एक शट इन गेमर बन गया। यहाँ पे ये सोचता है कि हाँ मैंने एक लड़की से बात कर रखी है जो कि इसने आरपीजी गेम में बात की थी अपने डियाबोलो कैरेक्टर के साथ, जिसके बाद ये दोनों लड़कियों से बात करता है और ये इन दोनों को बताता है ये अभी डियाबोलो के सामने खड़े है तो इन दोनों को भी तमीज से बात करनी चाहिए इससे। यहाँ पे ये लोग फिर सोचते हैं क्या जो समन है वो बोल सकता है, ये कैसे हो सकता है। ताकुमा ने लड़कियों से पहली बार बात की होती है तो यहाँ पे ये थोड़ा रूड भी हो जाता है क्योंकि ये डियाबोलो के कैरेक्टर में, जिसके बाद ये इन दोनों को हाथ मिलाने के लिए कहता है और दोस्त बनने के लिए कहता है, पर ये दोनों मानती नहीं है। पर डियाबोलो की पावर की मदद से इन दोनों को दोस्ती करनी पड़ती है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता ये सब हो क्या रहा है और उतने में ही इन दोनों के गले के अंदर एक स्लेव का पट्टा बन जाता है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। डियाबोलो भी कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है। ये दोनों लड़कियां फिर डियाबोलो को बताती है इन्होंने यहाँ पे रिचुअल किया था जिससे डियाबोलो इनका स्लेव बन जाता। डियाबोलो फिर इन्हें कहता है क्या तुम रिचुअल करके मुझे स्लेव बनाना चाहते, ये तो काफी ज्यादा बकवास है। फिर वो अपने डीमन लॉर्ड के रिंग को देखता है और इसे समझ में आ जाता है कि इसके गेमिंग कैरेक्टर की जितनी भी चीजें है वो अभी भी इसके पास है। जिसके बाद ये इन दोनों को बताता है कि मैजिक का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है और इसी वजह से जब इन दोनों ने इसके ऊपर रिचुअल का यूज किया तो वो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया और अब वो इसके स्लेव बन चुके हैं। ये कहते हैं कि क्या हम अब तुम्हारे स्लेव बन चुके हैं, ये तो काफी ज्यादा बकवास है। जिसके बाद जो कैट वाली लड़की है वो कहती है कि हमें सिटी में जाके इस चीज को निकालना पड़ेगा, इस चीज को कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों लड़कियां फिर इसे अपना नाम बताती है। एक का नाम होता है शेरा और दूसरे का नाम होता है रैम। यहाँ पे जो एल्फ वाली लड़की होती है उसका नाम शेरा होता है। शेरा और रैम मिलके इसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है ताकि हम एक अच्छे एडवेंचरर बन सके और हम ताकतवर बन सके, ताकि फ्यूचर में जो खतरा है हम उसे रोक सके। डियाबोलो फिर इन दोनों को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड हूँ। ये सब फिर सिटी के वहां जाने लग जाते हैं। शेरा फिर से कहती है कि अगर वो उसके साथ होगा तो वो एडवेंचर गिल्ड में आसानी से ज्वाइन कर पाएगी। वही डियाबोलो सोच रहा होता है कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ, पर इस लड़की काफी ज्यादा हौसला है, इतने बड़े आज तक उसने जिंदगी में पहली बार देखे है। पर ये सब किसी तरह बॉर्डर सिटी फेल्ट्रा तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये होटल में आते हैं और इस होटल की रिसेप्शनिस्ट का नाम होता है मीचैन। जिसके बाद वो कहती है आप सबसे मिलकर खुशी हुई, आप कितने रूम लेना चाहोगे। पर जिस होटल में ये लोग होते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं तो डियाबोलो नर्वस हो जाता है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है। शेरा फिर कहती है कि हमें 2 रूम चाहिए, ये आदमी मेरे साथ रहने वाला है। तो डियाबोलो कहता है कि मुझे अलग से रूम नहीं दे सकती हो क्या तुम, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। पर शेरा कहती है हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो उतने में रैम कहती है कि इसकी चिंता तुम मत करो, डियाबोलो मेरे साथ रहने वाला है। तो यहाँ पे इन दोनों झगड़ने लग जाते हैं। जो रिसेप्शनिस्ट है वो इन दोनों को चुप कराने की कोशिश करती है पर ये दोनों चुप हो नहीं रहे होते। तो ये एक डरावना सा चेहरा बना के कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं यहाँ से तुम्हें बाहर फेंक दूंगी और ये इन तीनों को एक ही रूम दे देती है। डियाबोलो कहता है कि आखिर में तुम दोनों के साथ मुझे एक बेड शेयर करना पड़ेगा। पर डियाबोलो सोचते है कि 2 लड़कियों के साथ वो बेड शेयर करेगा, ये तो डीमन लॉर्ड प्ले की तरह है। डियाबोलो सोचता नहीं ऐसा ये करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा किया तो मैं मर भी सकता हूँ। असल में यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जिसका नाम सेलेस्टीन होता है जो कि रैम से मिलने के लिए आई होती है। पर सेलेस्टीन डियाबोलो और शेरा से पहली बार मिल रही होती है पर शेरा इसे पहचान जाती है और इसे कहती है आप टाउन मैजिक एसोसिएशन से होना और आपका नाम सेलेस्टीन है। पर ये कहती है मुझे तुम सेली बुला सकती हो। डियाबोलो फिर सोचता है कि उसका नाम इसने कहीं सुन रखा है। जिसके बाद इसे याद आ जाता है कि ये हेड है मैजिक एसोसिएशन की जो कि यहाँ पे बैरियर को मैनेज करती रहती है जो कि सिटी के ऊपर लगा होता है। पर ये इतनी इंपॉर्टेंट इंसान यहाँ पे क्या कर रही है। सैली फिर इन तीनों को कहती है मैं तो यहाँ पे रैम से मिलने के लिए आई थी क्योंकि मेरा कुछ काम था, पर मैं तुम तीनों की कहानी सुनना चाहूंगी। ये तीनों फिर एक जगह बैठ के सैली को सब कुछ बता देते हैं। सैली फिर डियाबोलो को कहती है क्या तुम इनकी कॉलेट निकाल नहीं सकते गले से। यहाँ पे ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि ये कैसे निकालते हैं। सैली फिर कहती है लगता है इसके बारे में हमें खुद से पता लगाना पड़ेगा। फिर डियाबोलो पूछता है कि मैजिक एसोसिएशन की इतनी बड़ी हेड यहाँ पे क्या कर रही है, तुम्हारा बिजनेस
सीरियसनेस क्या है। पर उतने में उसका साथी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहता है, मिस सैली से तुमने बदतमीजी से बात कैसे की, तुम उनसे बात करने के लायक तक नहीं हो यहाँ पे। पर डियाबोलो कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो बेवकूफ इंसान। यहाँ पे फिर सैली अपने साथी को चुप कराती है और कहती है कि तुम्हें उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे बात करने के लिए आए। इसे फिर यहाँ से जाना पड़ता है, जिसकी बात रैम इसे बताती कि वो मैजिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में नहीं जाना चाहती। पर सैली इसे कहती कि रैम हम सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, तुम इस दुनिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें पता है ना। पर रैम इसका कोई भी जवाब नहीं देती और सैली यहाँ से चली जाती है। डियाबोलो फिर पूछता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से इतनी पावरफुल इंसान तुमसे मिलने के लिए आई है। रैम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। डियाबोलो सोचता है ये लड़की मुझसे कुछ तो छुपा रही है, इसकी कुछ इमोशनल स्टोरी या फिर बैक स्टोरी तो है। जिसके बाद ये रैम को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे शेरा पूछते है तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। ये कहता है कि उसने मुझे बताने से मना कर दिया, तो मैं इसे रूम पे ले जाके टॉर्चर करूंगा। रैम शेरा से मदद मांग रही होती है, पर शेरा कहती कि इसे ले जाओ, मैं खाना खाने में बिजी हूँ। जिसकी बात डियाबोलो शेरा से रूम पे पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम मुझे आसानी से बताओगी। पर ये कहती है अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम भी मुझे औरों की तरह छोड़ के चले जाओगे। तो यहाँ ये कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें टॉर्चर करना ही पड़ेगा, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था पर मुझे करना पड़ेगा। तो रैम से कहती है क्या तुम मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे डियाबोलो ध्यान से देखता है तो समझ आता है कि जिस पोजीशन में वो है वो सचमुच इन दोनों को गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। पर डियाबोलो फिर इसके कान पकड़ लेता है और वहाँ पे गुदगुदी करने लग जाता है। यहाँ पे ये कहती है कि बस करो, मेरे कान में गुदगुदी मत करो। पर डियाबोलो कहता है कि जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगी मैं ये सब रोकने नहीं वाला। पर रैम कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पे, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं जैसी हूँ तुम्हें वैसे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डियाबोलो कहता है कि चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, द ग्रेट डीमन लॉर्ड डियाबोलो के ऊपर, और मैं किसी चीज से भी नहीं डर सकता, चाहे तुम्हारी जैसी भी वजह हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा और जहां मैं जाऊंगा वहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिसके बाद ये और इसे गुदगुदी करने लग जाता है। रैम के ऐसे पार्ट्स में गुदगुदी करता है जिसकी वजह से रैम चिल्ला पड़ती है और ये चीज इतनी ज्यादा तेज होती है ये नीचे तक आवाज आती है। तो लोग शेरा को कहते हैं कि तुम्हें अपनी दोस्त की मदद करने के लिए ऊपर जाना चाहिए। तो शेरा कहती है कि चिंता मत करो, मैं खा के वापस चले जाऊंगी। वही पे हम देखते हैं रैम को जो कि कहती है कि तुमने जो कहा उस बात पर अटल रहना, मेरे अंदर एक डीमन लॉर्ड की आत्मा है जिसका नाम क्रीबलस क्लम्प है। पर डियाबोलो ने भी इसका नाम सुन रखा होता है जो कि गेम का ऑफिशियल बॉस होता है। रैम फिर डियाबोलो को बताती है कि उसका अल्टीमेट गोल है कि इस डीमन लॉर्ड को हरा दे जो कि उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो डियाबोलो कहता है कि मैं समझ गया, और अगर वो डीमन लॉर्ड बाहर आ गया तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, और पूरी दुनिया में सैली को सिर्फ पता है कि तुम्हारे अंदर डीमन लॉर्ड की आत्मा है, और अगर तुम मर गई तो उस डीमन लॉर्ड की आत्मा बाहर आ जाएगी। ये कहती कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। तो डियाबोलो कहते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस डीमन लॉर्ड को हरा दूंगा। तो यहाँ पर रैम रोने लग जाती है और कहती कि ये पहली बार है कोई उसे छोड़ के नहीं गया और उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसका साथ दे रहा हो। तो यहाँ डियाबोलो कहता है कि मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के चले जाऊँ। हम फिर देखते हैं शेरा रैम को देखने के लिए यहाँ पे आ जाती है। हमें फिर डियाबोलो को दिखाया जाता है जहाँ वो एक जगह बैठा होता है, पर वो रॉयल गार्ड यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि वो डीमन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को। वो भी डियाबोलो से कहता है बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझसे तुम ऐसे बात मत किया करो। पर ये कहता है कि मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूँ, बेवकूफ इंसान तो तुम हो, मैं मैजिक एसोसिएशन के हेड के काफी ज्यादा करीब हूँ, ना कि तुम्हारे जैसे तुम कूड़े हो और उसके अलावा कुछ नहीं, तुम किसी के लिए भी यूजफुल नहीं हो। और ये गार्ड यहाँ पे नशे में भी होता है, तो यहाँ पे एक क्रिस्टल निकाल लेता है जिससे आप किसी भी बीस को समन कर सकते हो, और ये यहाँ पे एक रेड सेलेमेंडर को समन कर लेता है और कहता है तुम अपनी जान के लिए भीख मांगने वाले हो। डियाबोलो कहता है ये तो काफी ज्यादा वीक है, मुझे नहीं लगा था तुम इतने वीक सेलेमेंडर को समन करोगी मेरे लिए। पर ये कहता लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, और ये सेलेमेंडर से उसके ऊपर आग लगा देता है। और जब ये डियाबोलो के ऊपर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। वो कहता है कि मैजिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस 30 लेवल तुम इतना ही कर सकते हो। तुम्हें पता है मेरा लेवल कितना है, मेरा लेवल 150 है। ये कहता है 150 ये नामुमकिन है, इस दुनिया में कोई भी 150 लेवल का नहीं है। डियाबोलो कहता है दूसरों की बात अलग है पर मेरी बात बिल्कुल ही अलग है। जिसके बाद डियाबोलो अपनी पावर की मदद से इस सेलेमेंडर को भस्म कर देता है। इन सबको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा होता। ये लोग कहते हैं ये सब क्या है, एक डेमी ह्यूमन के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है, आखिर तुम हो कौन और तुम किस दुनिया के हो। डियाबोलो कहता है कि मेरा नाम है डियाबोलो और मैं हूँ दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड, तो इसे याद रखना। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे डियाबोलो की आंखें खुल चुकी होती है, वो अभी भी दूसरी दुनिया में होता है। वो समझ आता है कि वो अभी भी दूसरी दुनिया में, उसे नहीं पता उस दुनिया में कैसे आया, उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और जब ये उठने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके हाथ में कुछ सॉफ्ट चीजें से लगती है, और ये देखता है कि ये शेरा के बबल्स को दबा रहा होता है और दूसरे में छोटे बबल्स होते हैं।
जो कि रैम के होते हैं। ये बेचारा इन दोनों के बलून से अपने हाथ हटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जिसका दिमाग इसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा होता। पर उतने में शायरा उठ जाती है और कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। डियाबोलो कहता है जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहती है ये सब तुम जब तक नहीं कर सकते जब तक तुम मुझे मास्टर नहीं मान लेते। तो डियाबोलो कहता है अगर तुम्हें मैंने मास्टर मान लिया तो तुम मुझे सब कुछ करने दोगी। उतने में रैम भी उड़ जाती है और वो देखती है कि डियाबोलो का हाथ उसके चेस्ट में होता है। वो कहती है कि क्या? डियाबोलो कहता है कि इससे तुम्हारी चेस्ट बड़ी हो जाएंगी, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। तो रैम इसे चाटा मारती है। फिर हम देखते हैं रैम इससे गुस्सा हो जाती है। रैम इससे बात करने के लिए मना कर देती है। डियाबोलो फिर यहाँ पे देखता है तो वहाँ पे अलग अलग प्रजाति के डेमी ह्यूमंस रह रहे होते हैं, पर शायरा के सामने उनका कोई भी मुकाबला नहीं होता। यहाँ पे फिर डियाबोलो पूछता है कि यहाँ पे इंसान मुझे काफी ज्यादा कम दिख रहे हैं, यहाँ पे डेमी ह्यूमंस ज्यादा रहते हैं। तो रैम इसे बताती है ये डेमी ह्यूमंस का ब्लॉक है, इंसानों का जो ब्लॉक है वो दूसरी साइड है। ये समझ जाता है कि जो इंसान और डेमी ह्यूमन है उनके बीच में ज्यादा बनती नहीं है। डियाबोलो फिर रैम से पूछता है कि यहाँ पे भी ताकत के लेवल के हिसाब से मेजर किया जाता है। रैम कहती कि हाँ मैं लेवल 40 की समनर हूँ और तुम दोनों का भी तुम्हारा लेवल मिलना बाकी है, इसी वजह से हम एडवेंचर गिल्ड में जा रहे हैं जहाँ पे तुम दोनों का लेवल मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे शायरा कहती है कि मेरा लेवल पक्के से 40 या 50 होगा, पर रैम कहती तुम्हारा लेवल 10 के ऊपर नहीं होने वाला। वही डियाबोलो सोच रहा होता है कि गेम में तो ये एरिया लेवल 60 का था, पर असली दुनिया में तो बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे लेवल कम हो चुकी है। ये तीनों फिर किसी तरह एडवेंचर गिल्ड तक पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ लोगों को लड़ते हुए भी देखते हैं, पर इस चीज में डियाबोलो ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ पे एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्ट्री कराने के लिए आ जाता है। पर रजिस्टर होने के लिए डियाबोलो को अपना कुछ ब्लड दान में देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अपना ठप्पा लगाना पड़ेगा। डियाबोलो फिर अपनी उंगली काटता है पर उसे काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है, पर किसी तरह वो अपने अंगूठे का निशान यहाँ छाप देता है। सामने वाली रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा डर चुकी होती है कि ये कैसा इंसान है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट इन्हें मिरर दिखाती है जहाँ पे इनके लेवल का मेजर होगा। यहाँ पे शायरा जाती है तो उसका जो लेवल है वो लगभग 30 के आसपास आता है, जो कि बुरा नहीं होता। फिर बारी आती है डियाबोलो की, जो कि अपना हाथ उस मिरर पर रख देता है, पर अचानक से वो मिरर काम करना बंद कर देता है और आसपास बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। इन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। और में यहाँ पे इनकी गिल्ड की लीडर आ जाती है जिनका नाम सिल्वी होता है। वो कहती है कि मैं क्या तुमसे बात कर सकती हूँ प्राइवेट में, जिसके बाद यहाँ पे इसी बताती है मिरर ने तुम्हारा लेवल इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि तुम्हारा लेवल जो है वो काफी ज्यादा है मिरर से, और वो इसलिए मेजर नहीं कर पाया। तो वो चाहकर भी डियाबोलो को अपनी गिल्ड में एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि डियाबोलो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है और वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। और डियाबोलो कहता है कि जब तक उसे उसके मिशन के लिए रिवॉर्ड मिलते रहे तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सिल्वी कहती है ऐसा है तो ठीक है, जब तक वो उसकी बात मानेगा वो इस गिल्ड में रह सकता है। जिसके बाद ये कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर मेरे हिसाब से वो तुम्हारे लेवल के लिए एकदम ठीक है। इस मिशन में डियाबोलो को एक माद्रा स्नेक को पकड़ना है और उसके आई बॉल्स को एक्सपेरिमेंट के लिए वापस ले आना है, और ये रिक्वेस्ट आई होती है मैजिक एसोसिएशन से। ये लोग सोचते हैं कि लगता है कोई हमें ट्रैप करने का प्लान कर रहा है, पर डियाबोलो कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। और डियाबोलो इस पे ध्यान नहीं देता। डियाबोलो फिर कहता है क्या तुम्हारे पास पोर्टल वोटल नहीं है जिससे हम डायरेक्ट उस स्नेक के इलाके में पहुंच जाए। ये लोग कहते हैं कि कैसा पोर्टल, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो डियाबोलो कहते हैं कि चिंता मत करो, वो मैं बस ऐसे ही कह रहा था। कुछ देर के सफर के बाद डियाबोलो उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो बड़ा सा स्नेक है। डियाबोलो की हालत खराब हो जाती है इतने बड़े जंगल को देखने के बाद। यहाँ पे शायरा फिर कहती कि वो स्नेक आसपास ही होगा। तो रैम कहती कि ध्यान से, वो स्नेक इस पानी के अंदर भी हो सकता है, और शायरा डर जाती है। जिसके बाद शायरा कहती इस क्वेस्ट को हम अकेले ही पूरा कर रहे हैं ना। ये लोग कहते कि हाँ। तो शायरा कहती कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं क्या। तो रैम कहती तुम क्या बात कर रही हो। शायरा कहती कि तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, उन पेड़ों के पीछे कुछ लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहे हो। तो डियाबोलो कहता है कि हमें किसने ट्रैप में फंसाया है और मेरा बिल्कुल शक सही था। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उस जंगल के ऊपर आग लगा देता है, और जैसे यहाँ पे आग लगती है उन पेड़ों के पीछे से वो लोग कूद जाते हैं, और ये लोग होते हेल्प जिन्हें शायरा जानती है। शायरा पूछते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये लोग इसकी पूरी तरह बात नहीं सुनते और डियाबोलो को स्लेव ट्रेडर का नाम दे देते और कहते कि हमारे प्रिंसेस शायरा एल ग्रीनवुड को तुम छोड़ दो। डियाबोलो कहता है इसका मतलब क्या है। फिर डियाबोलो थोड़ा अपना दिमाग में जोर लगाता है तो इसे याद आ जाता है ये नाम उसने पहले भी गेम में सुन रखा है। डियाबोलो फिर इन सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो स्लेव ट्रेडर नहीं है, पर ये लोग कहते हैं कि तुमने हमारी रानी को कॉलर बना रखा है जो कि स्लेव का है। डियाबोलो समझ जाता है कि ये उसी इंसान का काम है जिसने इसके ऊपर सैलेमेंडर से हमला किया था। एल फिर कहते कि प्रिंसेस हमारे साथ आइए, हम आपको घर ले जाएंगे, पर यहाँ पे शायरा मना कर देती है। वो कहती है कि मैं वहाँ पे उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती और मैं उससे प्यार भी नहीं करती, और वो मुझसे सिर्फ बच्चा चाहता है और कुछ नहीं, और मैं कोई डियाबोलो की स्लेव नहीं हूँ। पर यहाँ पे एल्विस की बात नहीं सुनते। ये कहते हैं कि आप अगर हमारे साथ नहीं आओगी तो हम फोर्स से आपको ले जाएंगे। तो रैम यहाँ पे शायरा को कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपनी कंट्री को छोड़ के अकेले रहने का फैसला किया, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी देर समझाने के बाद भी एल्फ को कुछ समझ नहीं आता और ये डियाबोलो के ऊपर हमला कर देते हैं,
पर डियाबोलो को जरा सा भी चोट नहीं पहुंचती। तो डियाबोलो कहता है कि बस तुम लोग यही कर सकते हो। तो एल्फ कहते हैं कि नहीं, हमारे पास अभी भी कई सारे अस्त्र शस्त्र है। जिसके बाद वो डियाबोलो के ऊपर हमला करते हैं, पर डियाबोलो को जरा सा भी चोट नहीं पहुंचती। डियाबोलो कहता है कि लगता है तुम्हारे मूव सारे खत्म हो गए, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा कि एक डीमन लॉर्ड डियाबोलो की ताकत कितनी होती है। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके आसपास की जगह को फ्रीज कर देता है और बर्फीला इलाके होने की वजह से ये सभी के सभी यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। उतने में वो इंसान भी बाहर आ जाता है और कहता है कि सचमुच डेमी ह्यूमंस किसी काम के नहीं होते, एल्फ सबसे घटिया जीव होते हैं। डियाबोलो इसे देख लेता और कहता है कि लगता है मेरा शक बिल्कुल सही था, इसके पीछे तुम ही थे। अगर तुमने दोबारा से मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की तो मैं बिना किसी रहम के तुम्हें मार दूंगा। रैम फिर यहाँ पे कहती है कि लगता है मुझे एसोसिएशन में बताना पड़ेगा कि तुमने हमें ट्रैप करने की कोशिश की, पर ये यहाँ से भाग जाता और कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। शेरा फिर अपने साथियों को समझाते कि डियाबोलो कोई स्लेव ट्रेडर नहीं है, वो उसका दोस्त है और वो रैम और डियाबोलो के साथ रहती है। शेरा को फिर भूख लग जाती है, इसी वजह से ये लोग वापस से मॉर्टल में आ जाते हैं। पर यहाँ पे डियाबोलो और शेरा अकेले होते हैं क्योंकि रैम आज जो भी हुआ वो मैजिक एसोसिएशन में रिपोर्ट करने के लिए गई हुई होती है। तो यहाँ पे डियाबोलो को समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो आज तक किसी भी लड़की के साथ एक अकेले रूम में नहीं रहा होता है। शेरा फिर डियाबोलो को कहती है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो और तुम्हारा मैजिक भी डियाबोलो, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो? तो डियाबोलो से बताता है कि मैं एक ऐसी दुनिया से हूँ जहाँ पे मैं अपनी जान की जोखिम लगा देता हूँ ताकि मैं ताकतवर बन पाऊँ, क्योंकि अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो लोग मुझे कुचल देंगे। तो शेरा ऐसे कहती है लगता है तुम सचमुच रैम की मदद करने जा रहे हो, यानी कि तुम उस डीमन को हरा दोगे। पर शेरा कहती है कि वो नहीं चाहती कि डियाबोलो रैम को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करे, उसके बदले में वो शेरा को चुनेगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा और वो डियाबोलो के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि तुम क्या कर रही हो शेरा, पर डियाबोलो का जो हाथ है वो शेरा के बलून पे होते हैं। तो शेरा उसे कहती है कि लगता है डियाबोलो को उसके बलून काफी ज्यादा पसंद है। डियाबोलो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर शेरा डियाबोलो से पूछती है क्या उसे बलून पसंद है। डियाबोलो कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर अचानक से वो देखता है कि बलून के ऊपर से कुछ निकल रहा होता है। पर उतने में रैम भी यहाँ पे आ जाती है जो कि गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही होती है। डियाबोलो उसे समझाने की कोशिश करता है पर शेरा उसे चाटा मार देती है और एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते सिल्वी के गिल्ड को जहां वो डियाबोलो, शेरा और रैम को कह रही होती है कि उसे पता है कि ये लोग अभी मिशन से आए हैं, पर डियाबोलो के लिए इसके पास एक खास मिशन है जो कि सेली ने इसे दिया है और साथ ही में ये मिशन काफी ज्यादा आसान है और साथ ही साथ रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। पर यहाँ पे रैम कहती है वो सेली के ऊपर कोई भी कर्ज रखना नहीं चाहती, इसी वजह से उस मिशन को नहीं लेगी। पर शेरा रैम को बताती है कि उन्हें पैसे की जरूरत है, इसी वजह से उन्हें ये मिशन करना पड़ेगा। सिल्वी फिर रैम को बताती है अगर वो इस मिशन में एक साथ नहीं गए तो भी चलेगा क्योंकि मिशन काफी ज्यादा आसान है। तो डियाबोलो कहता है कि ठीक है, शेरा और वो एक साथ इस मिशन में जाने वाले हैं जबकि रैम यहाँ पर रुकेगी। सिल्वी फिर इन्हें इनका मिशन बताती है जो कि ब्रिज ऑफ एल्ग में रिफ्रेशमेंट डिलीवरी होता है, पर रैम कह रही होती है कि वो इस चीज को फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। पर डियाबोलो कहता है कि शेरा और मैं जा रहे हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब यहाँ से निकल ही रहे होते हैं पर एक वॉरियर डियाबोलो को रोकता है और कहता है तुम वही डीमन हो ना जिसके बारे में पूरा टाउन बात कर रहा है, तुम शक्ल से ईवल दिखते हो और अफवाह तो ये भी है तुमने 2 लड़कियों को स्लेव बना रखा है। डियाबोलो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि टाउन के लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। डियाबोलो फिर इस आदमी से इसका नाम पूछता है। यह आदमी फिर डियाबोलो को बताता है कि इस एडवेंचर गिल्ड में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका लेवल 50 है और उसका नाम एमिल बेचबर्गर है और इस पूरे गिल्ड में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका लेवल 50 है जो कि सुपर ह्यूमन वॉरियर के जैसा है। जिसके बाद ये कहता है कि ये डियाबोलो को मार देगा। डियाबोलो सोचता है ये तो एक गेम की तरह है और ये पहला 1-to-1 कॉम्बैट है जो डियाबोलो पहली बार करेगा इस दुनिया में। वहीं पे एमिल डियाबोलो को कहता है कि इस दुनिया की सारी लड़कियों से वो काफी ज्यादा प्यार करता है और एक डिफेंडर के तौर पर वो डियाबोलो को ऐसा करने बिल्कुल नहीं दे सकता। यहाँ पे रैम उसे समझाने की कोशिश करती है पर एमिल बिल्कुल बात नहीं सुनता और वो मार्शल आर्ट का यूज करके डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। डियाबोलो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से वो उसका वार रोक लेता है। यहाँ पे फिर इसे एक बार में ही डियाबोलो ढेर कर देता है। डियाबोलो सोचता है उसे लगा था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पर ये इडियट के अलावा कुछ नहीं है। पर एमिल दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने अब तक हार नहीं मानी है और ये डियाबोलो के ऊपर हमला करने लग जाता है। पर शेरा और रैम इन दोनों को चुप कराते हैं और शेरा से बताती है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है। डियाबोलो दरअसल उन्हीं के साथ काम करता और ये कॉलर उन्हीं की गलती की वजह से उनके गले पे पड़ा है और एमिल अपने हिसाब से अपने नतीजे पे आ रहा है। एमिल कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे से कुछ गलती हो गई। यहाँ पे फिर ये इसका नाम पूछता है। डियाबोलो अपना नाम बताता है जिसके बाद ये अपना फिर से नाम बताता है और यहाँ से जाने से पहले डियाबोलो को कहता है कि अगर उसे इसकी मदद की कभी भी जरूरत पड़े तो वो बेहिचक कैसे बुला सकता है और एमिल फिर मिलेंगे दोस्त कह के यहाँ से चले जाता है। डियाबोलो सोचता है कि ये सच मुझे काफी अजीब इंसान है। फिर हम देखते हैं डियाबोलो और शेरा ब्रिज ऑफ उल्ग की तरफ निकल जाते हैं। इस ब्रिज को इसलिए बनाया गया होता है ताकि कंट्री ऑफ एल्ट्रा को डीमन से बचाया जा सके। शेरा को काफी
ज्यादा मजा आ रहा होता है चलने पे, पर धीरे धीरे वो काफी ज्यादा बोर हो जाती है। तो वो देखती है एक जगह तालाब है, वो डियाबोलो को कहती है कि डियाबोलो चलो हम वहाँ पे जाके एक साथ नहा सकते हैं। पर डियाबोलो कहता है कि एक औरत और एक मर्द एक साथ नहीं नहा सकते। पर डियाबोलो उसके साथ सोचता है वो इस इवेंट को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा, जिसके बाद वो शेरा को डांटता है और कहता है किसी मिशन के बीच में हम दूसरा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। पर शेरा कहती है कि उसे इस मिशन में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। तो डियाबोलो कहता है कि काश ऐसा होता कि वो एक इन्वेजन को ट्रिगर पाता और कई सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाते। पर शेरा डियाबोलो को पकड़ती है और कहती है ऐसा मत सोचो, वो मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डरती है। डियाबोलो कहता है तुम एक एडवेंचरर हो के अगर मॉन्स्टर से डरोगी तो तुम ताकतवर कैसे बनोगी। तो शेरा कहती है वो हमेशा ऐसा नहीं करने वाली, पर जब तक वो ताकतवर बनती है तो डियाबोलो उसका साथ दे तो अच्छा रहेगा। इसी वजह से वो डियाबोलो को आगे जाके भी तकलीफ देना चाहती है। और एक बार जब वो ताकतवर और बड़ी हो जाएगी तो डियाबोलो को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डियाबोलो सोचता है अगर इसके और बड़े हुए तो ये हेवन पहुंच जाएगा। हमें फिर ब्रिज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ सभी गार्ड तैयार होते हैं। पर डियाबोलो जैसे आता है ये डियाबोलो को घेर लेता है और कहते हैं कि तुम कौन हो। पर एक गार्ड इसे पहचान जाता है और सबको बताता है कि वही डीमन है जिसके बारे में टाउन के लोग बात कर रहे हैं। किसी तरह ये इन लोगों को रिफ्रेशमेंट दे देते हैं। जिसके बाद डियाबोलो पूछता है यहाँ ये सब हो क्या रहा है। तो यहाँ एक गार्ड बताता है कि फॉलन की पूरी आर्मी इनकी सिटी के ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे भगदड़ मच चुकी है। डियाबोलो सोचता है कि ये गेम में भी इनका नाम सुन चुका है, जो कि एक तरह के मॉन्स्टर होते हैं जो कि सिटी के बाहर रहते हैं। पर इस तरह का इवेंट उसने गेम में कभी नहीं देखा जहाँ पूरी फॉलन की आर्मी इनकी सिटी के ऊपर हमला कर रही हो। तो यहाँ शेरा कहते हैं कि डियाबोलो अब क्या होने वाला है। तो डियाबोलो शेरा को बताता है कि हमारा जो लेवल है उन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा कम है और ये गार्ड्स उनके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते, जिसका मतलब कुछ ही देर में ये जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर फॉलेंस ब्रिज को तोड़ के आगे भी बढ़ गए तो भी वो सिटी के अंदर नहीं घुस पाएंगे क्योंकि वहाँ पे सैली की प्रोटेक्शन है। पर उतने में शेरा डियाबोलो को बताती है कि उसने सुना है कि जो फॉलन है वो डीमन लॉर्ड को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियाबोलो सोचता है इसका मतलब किसी ना किसी को तो पता है कि रैम के अंदर डीमन लॉर्ड है, इसी वजह से वो सिटी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। उतने में गार्ड इन्हें लेटर देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये गार्ड हंस रहा होता है। तो डियाबोलो कहता है तुम इस सिचुएशन में हंस कैसे सकते हो। ये कहता है क्या पता मेरे ये आखिरी दिन हो। तो डियाबोलो कहता है तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। ये कहता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो आसपास के जो लोग हैं वो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो शेरा डियाबोलो को कहती है कि इनकी मदद करो। डियाबोलो फिर थोड़ा सोचता है, जिसके बाद वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और चिंता मत करो, ये तुम्हारा आज आखिरी दिन नहीं है, तुम इसके बाद भी अच्छे से जी सकते हो। वहीं पे हम देखते हैं सिटी में रैम को, जहाँ पे ये नॉर्मल काम कर रही होती है। इससे सैली मिलने के लिए आती है। हमें फिर वापस से ब्रिज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ डियाबोलो को वो सोल्जर बताता है कि कुछ ही देर में फॉलन की आर्मी यहाँ पे आ जाएगी। और ऐसा ही होता है, कुछ ही देर में फॉलन की आर्मी यहाँ पे आ जाती है जिनकी लीडर एक फीमेल होती है और यहाँ पे काफी सारे फॉलन यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे डियाबोलो फिर इन दोनों को अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पे रुके तो इसकी तकलीफ और बढ़ा देंगे। शेरा अंदर जाने से पहले इसे कहती है कि सावधानी से लड़ना। डियाबोलो सोचता है कि पहली बार किसी ने उससे कहा है कि सावधानी से लड़ना, और इसी वजह से डियाबोलो इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है वो एक डीमन लॉर्ड को भी हरा सकता है। यहाँ पूरी फॉलन की आर्मी होती है। डियाबोलो कहता है अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। पर एक फॉलन यहाँ पे आके कहता है कि डियाबोलो एक मच्छर के जितना उसके सामने। पर डियाबोलो अपनी ताकत का यूज करके इसे हरा देता और कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। वही हमें रैम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ सैली से बताती है कि उस इंसान को इन्होंने अपने एसोसिएशन से निकाल दिया जिन्होंने इन्हें ट्रैप किया था। पर जाने से पहले वो इंसान डियाबोलो के बारे में इन्हें कुछ बता के गया। सैली रैम को बताती है कि उसने हमें बताया कि डियाबोलो अपने आप को डीमन लॉर्ड कहते रहता है। तो रैम कहती है कि हाँ वो डीमन लॉर्ड है पर दूसरी दुनिया का। सैली रैम को कहती है कि उसे पता है कि रैम एक अच्छी टैलेंटेड समनर है, पर इस बात पे उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि दूसरी दुनिया में भी डीमन लॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। पर उसकी वजह सैली को लगता है कि डियाबोलो ही एक फॉलन है जो कि यहाँ पे रैम को मारने के लिए है। पर रैम कहती है कि डियाबोलो के पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, वो उसे कभी भी मार सकता, पर उसके बदले में डियाबोलो ने उसे काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया और ऐसा हो ही नहीं सकता कि डियाबोलो एक फॉलन है। उतने में वो आदमी यहाँ पे आ जाता है जो कि यहाँ पे सैली से मिलने के लिए आता है और कहता है कि उसे ही मैजिक एसोसिएशन से क्यों निकाला गया जबकि उसने मैजिक एसोसिएशन के लिए काफी कुछ किया। इसे ऐसा लग रहा था कि हर कोई इसे झूठ बोल रहा है, इसी वजह से इसने कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाया ताकि वो इसे सब कुछ सच सच बता दे। तो सैली कहती है क्या उसने मैजिक एसोसिएशन के लोगों को चोट पहुंचाई है। तो ये कहता है दूसरे लोगों के बारे में सोचने की जगह उसके बारे में सोचो उसका क्या होगा। जिसके बाद एकदम पागल सा हो जाता है और एक नाइफ ले लेता है और अपने आप को चोट पहुंचाने की धमकी देने लग जाता है। पर इस नाइफ के अंदर कुछ अजीब सी आंखें निकल आती है और ये अपने आप को चोट पहुंचा लेता है और यहीं पे इसकी मौत हो जाती है।
पर लोग देखते हैं इसके शरीर से कुछ अजीब चीजें निकल रही है और अचानक से इनके सामने फॉलन आ जाता है। किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि इनकी सिटी के अंदर एक फॉलन है। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो की वहां पे, जहाँ पे वो एक एक करके सभी फॉलन के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर उसकी जो एमपी है वो धीरे धीरे कम हो रही होती है। पर फाइनली फॉलन की लीडर डियाबोलो से लड़ने का फैसला कर लेती है। तो डियाबोलो इसे चढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, उसका घोड़ा इससे लड़ने के लिए नहीं आया क्या, उससे डर गया। पर इस लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना नाम बताती है जिसका नाम होता है एडलगार्ड, और ये फॉलन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होती है। ये कहती है एक नॉर्मल डीमन सॉर्सर से कभी भी नहीं हार सकती। वहीं पे हमें सिटी की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे फॉलन के अंदर घुस चुका होता है और कहता है कि तुम जैसे लोग मुझे कभी भी नहीं हरा सकते और तुम मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। और साथ ही साथ वो सैली की बेइज्जती करता है कि उस जैसी पावरफुल मैजिशियन भी इसकी ट्रिक को समझ नहीं पाई। जिसके बाद इसका जो मैजिशियन है वो सैली को भागने के लिए कहते हैं और रैम सैली को लेके भाग जाती है। पर ये फॉलन उन दोनों मैजिशियन को मार देता है और यहाँ पे जो रैम है वो किस तरह सैली को लेके यहाँ से भाग जाती है। पर भागते भागते एक ऐसे कोने में आ जाते हैं जहाँ से अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। तो फॉलन कहता है कि आप भागना बंद करो और मेरे हाथों मरो। तो रैम कहती है कि हम अभी मरने नहीं वाले, और यहाँ पे ये अपने एक मॉन्स्टर को समन कर लेती है और इस मॉन्स्टर और फॉलन के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। पर ये फॉलन काफी ज्यादा ताकतवर होता है जो कि एक ही पंच में इस मॉन्स्टर को मार देता है। और ये रैम को कहता है लगता है सबसे पहले उसे इसे ही मारना पड़ेगा। पर उतने में यहाँ पे एमिल आ जाता है। एमिल फिर फॉलन को कहता है कि उसने इस सिटी के ऊपर हमला किया तो चलेगा, पर वो किसी भी लड़की के ऊपर हमला नहीं कर सकता क्योंकि एमिल लड़कियों का प्रोटेक्टर है। कुछ ही देर में यहाँ और भी एडवेंचर्स आ जाते हैं जो कि फॉलन को चारों ओर से घेर लेते हैं। पर ये फॉलन कहता है लगता है तुम मुझे एंटरटेन करने वाले हो काफी ज्यादा। पर ये कहता है कि तुम्हें एंटरटेनमेंट नहीं, तुझे मैं मारने वाला हूँ। पर फॉलन कहता है तुम उतनी ताकतवर इंसान नहीं हो जो कि मुझे मार सको। फॉलन फिर अपनी ताकत का यूज करके एमिल को पीछे घेर देता है। एमिल पूछता है तुमने अभी क्या यूज किया। तो फॉलन इसे बताता है कि वो एक सॉर्सर है और अपनी मैजिक का यूज करके वो इसे मार सकता है, और साथ ही साथ वो इसे बताना भूल गया वो एक वॉरियर भी है। तो एमिल का उसे जीतना लगभग नामुमकिन है। फॉलन फिर अपनी ताकत का यूज करता है और एमिल को काफी ज्यादा चोट पहुंचा देता है, पर फिर भी एमिल खड़ा हो जाता है। यहाँ पे रैम उसे भागने के लिए कह रही होती है, पर ये कहता है कि ये सारी लड़कियों का डिफेंडर है तो ये लड़की को छोड़ के नहीं भाग सकता। वहीं पर हम देखते हैं एडलगार्ड और डियाबोलो की लड़ाई हो रही होती है। डियाबोलो इसे परख रहा होता है ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डियाबोलो पता लगा लेता है इसका जो लेवल है वो लगभग 80 का है। जिसके बाद डियाबोलो इसे कहता है कि एडलगार्ड कितनी ज्यादा बेवकूफ है जो कि सोचती है वो नॉर्मल अटैक से इसे चोट पहुंचा पाएगी। फिर जो एडलगार्ड है वो अपनी सबसे पावरफुल अटैक का इस पे यूज करती है जो कि होता है सैक्रिफाइस चार्ज, जिसके बारे में डियाबोलो को भी पता होता है। वो सोचता है कि अगर वो इसे हरा दे तो उसकी ताकत का भी यूज कर सकता है। जिसके बाद जो एडलगार्ड है वो इसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। तो डियाबोलो कहता है तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे ऊपर हमला करो, और एडलगार्ड ऐसे ही करती है। वो डियाबोलो के ऊपर हमला कर देती है जिससे डियाबोलो थोड़ा सा झुक जाता है। एडलगार्ड को लगता है कि डियाबोलो मरने वाला है, पर वो देखती है जो डियाबोलो है वो एकदम सही सलामत है, और डियाबोलो इसे कहता है कि तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत सकती। एडलगार्ड को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता, इतनी ताकतवर मूव के बाद भी डियाबोलो जिंदा है। डियाबोलो को भी थोड़ी चोट लगी होती है, पर ये चीज उसके लिए एक नॉर्मल बात है। डियाबोलो फिर कहता है कि अब तुम्हें पता चला हमारा लेवल का डिफरेंस क्या है। पर उतने में एक गार्ड बताता है कि फॉलन सिटी के अंदर घुस चुका है और वो सैल्यू और रैम के ऊपर हमला कर रहा है। ये सुनने के बाद डियाबोलो को चिंता हो जाती है और उसके साथ ये भी सोच रहा होता है कि लगता है शुरू से इनका यही प्लान था। एडलगार्ड फिर डियाबोलो को कहती है लगता है मेरे भेजे हुए फॉलन ने काफी अच्छा काम किया डियाबोलो। वही डियाबोलो सोच रहा होता है अगर किसी तरह इन्होंने रैम को पकड़ लिया तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक मूव में सब कुछ खत्म करने का प्लान करता है। डियाबोलो इन्हें कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर यहाँ पे एडलर कहती है कि वो सिर्फ डीमन लॉर्ड का हुक्म मानती है और उसका काम है डीमन लॉर्ड को वापस जिंदा करना और इंसानियत का खात्मा करना, और ये चीज करने के लिए अपना बेस्ट दे देगी। तो यहाँ पे डियाबोलो कहता है तुमने कहा तुम डीमन लॉर्ड के लिए काम करते हो, पर तुम्हें पता भी है असली डीमन लॉर्ड कौन है? वो है डियाबोलो। मैं हूँ जो कि मैं हूँ डीमन लॉर्ड, और तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। डियाबोलो फिर अपनी छोटी सी पावर का यूज करता है और यहाँ पे हम देखते हैं जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे पूरा रिवर डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही साथ पानी टुकड़ों में बढ़ जाता है और फॉलेंस का खात्मा हो जाता है। पर इतनी पावर झेलने के बाद भी एडलगार्ड अब तक जिंदा होती है। डियाबोलो सोचता है कि इतनी ताकत झेलने के बाद ये अब तक जिंदा कैसे, पर ये सब सोचने के लिए डियाबोलो के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। उसे किसी तरह वापस सिटी लौटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट मैजिक का यूज करने का फैसला करता है और शेरा को अपने आप को पकड़ने के लिए कहता है और ये दोनों यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वहीं पे हमें रैम के यहाँ दिखा जाता है जहाँ एमिल अभी तक खड़ा होता है जबकि इसके सारे साथी मारे जा चुके होते हैं। तो यहाँ फॉलन कहता है तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, तुम्हें मार के मुझे काफी दुख होगा पर तुम मरने वाले हो। रैम फिर एमिल को रुकने के लिए कहती है पर एमिल कहता है कि चाहे जो हो जाए वो उन्हें प्रोटेक्ट करके रहेगा, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। पर अचानक से हम देखते हैं इस फॉलन के ऊपर कोई पीछे से हमला कर देता है और ये होता है डियाबोलो। रैम डियाबोलो को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। डियाबोलो रैम और सैली को कहता है तुम दोनों ठीक तो हो ना, जिसके बाद वो एमिल को कहता है कि उसने काफी अच्छा किया, अब वो यहाँ से संभाल लेगा।
एमिल कहता है कि तुम यहाँ से संभाल लो, जिसके बाद वो एमिल को ठीक करने के लिए एक पोशन भी देता है सैली को। सैली फिर डियाबोलो से पूछती है क्या वो इन्हें बचाने के लिए लड़ रहा है। यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि गलत फहमी मत पालो, वो सिर्फ उसे पनिश करना चाहता है जो कि पनिश का अधिकार हो। तो सैली सोचती है कि इस दुनिया में शायद अच्छे डीमन लॉर्ड भी होते हैं। हमें फिर फॉलन को दिखाया जाता है जो कि कहता है तुम काफी ज्यादा गधे हो जो कि सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे। मैं एक बॉलर हूँ और सॉर्सरर भी, तो मुझे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसके बाद मैं बैरियर तोड़ के इस सिटी को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। पर डियाबोलो इसकी गलत फहमी दूर करते हुए कहता है ये ऑलरेडी एल्डगार्ड को हरा चुका है और उसकी पूरी आर्मी को भी ये खत्म कर चुका है, तो वो लोग आएंगे, इसे उसकी उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए। और जो भी इसने इंसानों के साथ किया, जिसको इसने मारा, उसके लिए डियाबोलो इसे कभी भी माफ नहीं करेगा। ये फॉलन फिर अचानक से डियाबोलो के ऊपर डार्क बुलेट से हमला कर देता है, पर इसका हमला इसी के ऊपर लग जाता है क्योंकि डियाबोलो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का यूज कर रहा होता है जो कि प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ आता है। डियाबोलो फिर यहाँ पे डार्क बुलेट का यूज करके दिखाता है और कहता है इस दुनिया में तुम ही अकेले नहीं हो जो कि डार्क बुलेट का यूज कर सकता है, जो कि डार्क मैजिक का यूज कर सकता है। यहाँ पे फिर ये फॉलन कहता है कि चाहे जो हो जाए डियाबोलो से कभी नहीं जीत सकता, जिसके बाद वो डार्क प्रेस का यूज करता है जो कि आपके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर दे देती है, पर वो वापस इसी के ऊपर आ जाता है और ये अपने शरीर को उठा नहीं पा रहा होता। जिसके बाद ये डियाबोलो से पूछता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। डियाबोलो फिर इसे बताता है कि लगता है वो अब तक समझा नहीं कि यहाँ पे असली बॉस कौन है। डियाबोलो फिर यहाँ पे इसे एक बड़ा डार्क प्रेस दिखाता है और उसके बाद वो इसके ऊपर लगा देता है, जिससे ये और ज्यादा दबने लग जाता है। तो ये फॉलन कहता है वो सिटी को छोड़ के चले जाएगा, तो इसे मारो मत। पर डियाबोलो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी लाइफ को बख्शूंगा नहीं, तुमने जितने भी यहाँ पे क्राइम्स किए उन सब की कीमत तुम्हें 10 से चुकानी पड़ेगी। पर ये कहता है कि उसे मारो मत। तो डियाबोलो यहाँ पे डार्क होल का यूज करता है और इसे उसके अंदर डाल देता और कहता है तुम अब इसके अंदर अंतकाल तक सड़ोगे और कभी भी तुम यहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे। डियाबोलो फिर कहता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया। पर उतने में हम देखते हैं शहरा को जो कि अपने बलून्स उछाल के यहाँ पे आ रही होती है और वो डियाबोलो को गले लगा देती है। डियाबोलो कहता है सचमुच यही हेवन है। उतने में यहाँ पे रैम भी आ जाते हैं जो कि डियाबोलो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर वो नहीं होता तो शायद रैम यहाँ पे बच नहीं पाती, और ये डियाबोलो का शुक्रिया करती है। पर डियाबोलो को पता नहीं होता जब कोई इसका शुक्रिया करे तो क्या बोले। तो ये कहता है तुम दोनों मेरी स्लेव हो, इसी वजह से तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज बनता है, तो चिंता मत करो। तो यहाँ पे रैम कहती कि हाँ मैं तुम्हारी स्लेव हूँ। और उतने में शहरा कहती है रैम ही तुम्हारी अकेली स्लेव नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी स्लेव हूँ। तो डियाबोलो कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, जिसके बाद वो इसकी बूब्स में आराम करता है। पर उतने में फिर ये रैम के ऊपर उछल के वापस जाने लग जाता है, पर यहाँ पत्थर के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। कोई बात नहीं डियाबोलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग मरे हुए होते हैं फॉलन से लड़ते हुए, उन सबको 3 दिन बाद दफना दिया जाता है। पर डियाबोलो को एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई मर जाता है तो उसे गेम की तरफ वापस जिंदा नहीं किया जा सकता और ये दुनिया बिल्कुल असली है। पर इसके बावजूद भी कि इनके सिटी के ऊपर हमला हुआ, कई सारे लोग मारे गए, पर इन लोगों ने हार नहीं मानी और यही चीज गेम में नहीं देखने को मिलती है। हमें फिर 10 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ डियाबोलो बेड पे पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे 10 दिन से उसने कुछ काम भी नहीं लिया होता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। पर अचानक से डियाबोलो के ऊपर शहरा चढ़ जाती है और कहती है कि वो यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रहा है। शहरा काफी ज्यादा बोर हो रही है, वो चाहती है कि वो डियाबोलो के साथ खेले। डियाबोलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या खेलूं। शहरा फिर डियाबोलो को कहती है कि सिल्विया ने उसे बताया है कि कोई भी मर्द के ऊपर वो ऐसे अगर बैठ जाए तो मर्द एकदम हैरान हो जाता है और उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो जाता है। उतने में यहाँ पे हम देखते रैम आ जाती है जो कि कहती कि तुम ये सब क्या कर रही हो। शहरा इसे बताती है इसे गर्मी लग रही थी, इसी वजह से डियाबोलो के ऊपर बैठी थी। ये कहती है कि डियाबोलो से दूर रहो, तुम उसके साथ चिपक रही थी, इसी वजह से तुम्हें गर्मी लग रही थी। शहरा कहती है डियाबोलो के साथ उसे खेलने में मजा आता है। तो यहाँ रैम कहती है कि तुम अपने बलून्स को उसके साथ चिपका रही है तो कैसा लगेगा उसे। तो शहरा इसे कहती है कि डियाबोलो को अच्छा लगता है जब भी वो अपने बलून्स को उसके ऊपर चिपकाती है, और तो उसे क्या पता उसके पास तो है भी नहीं। तो यहाँ पे रैम कहती है कि उसके पास है, छोटे छोटे है। यहाँ पे फिर डियाबोलो कहता है कि हाँ तुम्हारे काफी अच्छे है, जाता तो नहीं है पर चलेंगे मेरे को। पर उतने में यहाँ पे सिल्विया आ जाती है और कहती है लगता है तुम तीनों अच्छे से घुल मिल रही हो। डियाबोलो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर डियाबोलो से पूछता है वो यहाँ पे किस लिए आई है। तो सिल्विया से बताती है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लाई है जिसमें शायद डियाबोलो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जो एल्फ के किंगडम है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि शहरा को वापस से ग्रीनवुड में लाया जाए, और वो ऑर्डर इनके किंगडम को मिला है कि शहरा को 10 दिन के अंदर वहां पे भेज दिया जाए। पर डियाबोलो कहता है क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करने वाली हो, क्या तुम शहरा को उनको देने वाली हो। पर सिल्वी इसे रोकने के लिए कहती है और कहती है कि उसका मिशन ये नहीं है, उसका मिशन ये है कि किस तरह से इस वॉर को रोकना है और एल्फ और इंसानों के बीच में दोस्ती करानी है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सिल्विया इनको बताती है कि ग्रीनवुड ने किंगडम ऑफ लिफेरिया को एक लेटर भेजा जहां पे वो वॉर का ऐलान कर देंगे अगर शहरा को उन्होंने 10 दिन के अंदर भेजा नहीं। और वही डियाबोलो सोच रहा होता है कि शहरा ने तो उन सारे एल्फ को क्लियर कर दिया था कि वो वापस नहीं जाना चाहती, पर फिर भी वो लोग हार नहीं मान रहे।
यहीं पे फिर सिल्विया इनको कहती है कि वो चाहती है कि डियाबोलो इस मिशन को ले। डियाबोलो सोच रहा होता है कि वॉर को कैसे रुकवाएगा, पर रियलिटी में डियाबोलो किसी को भी मना नहीं कर सकता और वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो शेरा को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। सिल्वी फिर डियाबोलो को बताती कि शेरा के ऊपर उसके बड़े भाई ने एक बाउंटी लगा रखी है, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर कॉमनर्स या फिर कुछ एडवेंचरर्स भी हमला कर सकते हैं। इस बात से डियाबोलो को गुस्सा आ जाता है कि उसके बड़े भाई ने उसकी छोटी बहन पे एक बाउंटी लगा रखी है। डियाबोलो फिर शेरा को कहता है कि वो खुले में घूम सकते हैं, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक उसके साथ डियाबोलो है हमेशा शेरा को प्रोटेक्ट करता रहेगा। सिल्विया से पूछती है कि उसने किंगडम ऑफ ग्रीनवुड के बारे में क्या सोचा है, तो डियाबोलो सिल्विया को समझाता है वो किसी भी हाल में स्टूपिड से वॉर को रोक देगा। उतने में शेरा इसके ऊपर कूद जाती है और अपने बलून से इसका शुक्रिया करती है और साथ ही साथ डियाबोलो को कहती है जहाँ पे भी डियाबोलो जाएगा ये कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है। सिल्वी फिर इन्हें सिटी के लॉर्ड से मिलाने के लिए ले जाती है और इन्हें बताती है कि करीब 30 साल पहले उन्होंने फॉलन की आर्मी को अकेले डिफीट किया था, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। डियाबोलो फिर सिल्विया से पूछता है आखिरकार सिटी के लॉर्ड का लेवल कितना है, तो ये बताती है कि उसने कभी उनका मेजर किया ही नहीं और वो कोई एडवेंचरर नहीं है कि उनसे ये डायरेक्ट पूछ ले, तो उनसे बात करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये डियाबोलो को कहते हैं कि उनसे बात करोगे तो थोड़ा तमीज से बात करना। ये लोग समझ आते हैं कि सिटी के लॉर्ड थोड़े भयानक है, पर कुछ समय बाद ये लोग सिटी के लॉर्ड के सामने होते हैं जिनका नाम होता है गैलफोर्ड चेस्टर रे। सिल्वी फिर सिटी के लॉर्ड से बात करने लग जाती है। वहीं पे शेरा और रैम सोच रही होती है क्या डियाबोलो तमीज से बात कर पाएगा सिटी के लॉर्ड से। सिटी के लॉर्ड फिर इन्हें कहते हैं जैसे ही क्विस्ट कंप्लीट हो जाएगा वो डायरेक्टली इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ सिल्वी कहती है यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि डियाबोलो पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, जिसके बाद ये एल्फ के एरिया में एंटर करेगा। यहाँ पे सभी लोग फिर अपना अपना नाम बताने लग जाते हैं। शेरा और रैम तो आसानी से बोल देते हैं, पर डियाबोलो सोचता है इसे सिटी के लॉर्ड के सामने तमीज से बात करनी पड़ेगी वरना इसका पत्ता साफ हो जाएगा। डियाबोलो फिर यहाँ पे आराम से बोलता है और सोचता है कि फाइनली एक इंट्रोवर्ट होने के बावजूद उसने अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया। पर सिटी के लॉर्ड इसे कहते हैं कि उसने सुना है वो अपने आप को डीमन लॉर्ड कहता है। डियाबोलो फिर कहता है अगर सिटी के लॉर्ड चाहे तो डियाबोलो अपना दोबारा से इंट्रोडक्शन दे सकता है और ये थोड़ा बदतमीजी से बात करता है। तो रैम कहती है डियाबोलो हमेशा ऐसे बात नहीं करता, पर सिटी के लॉर्ड इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और इनसे कहते हैं कि अपने पीछे देखो। सिटी के लॉर्ड फिर डियाबोलो को दिखाते हैं कि ईस्ट साइड में एल्फ की एरिया है जहाँ पे एल्फ रहते हैं और अगर अंदाजे से ये चले तो एल्फ की आर्मी करीब 100 से 150 तक की है। तो रैम कहती है ये तो काफी ज्यादा कम है, पर सिटी के लॉर्ड कहते हैं कि उनकी आर्मी बेशक कम हो पर उनकी छुपने की स्किल काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर इन्होंने अपने आर्मी को वहाँ भेजा तो कुछ ही पलों में सब मारे जाएंगे। तो डियाबोलो कहता है तो आप मुझे चारी की तरह यूज करना चाहते हो। तो सिटी के लॉर्ड डियाबोलो को कहते हैं अगर डियाबोलो प्रिंसेस को वहाँ भेज देता है तो ये वॉर की नौबत आएगी ही नहीं। सिटी के लॉर्ड फिर शेरा से पूछते हैं आखिरकार वो अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ के यहाँ पे एक एडवेंचर की तरह क्यों जी रही है। शेरा फिर कहती है वो अपने आप से कुछ बनना चाहती थी जहाँ पे एल्फ का कोई नामो निशान ना हो, जहाँ पे उसकी ब्लड लाइन काम ना है। शेरा कहती है वो अपने आप से कुछ बनना चाहती है, पर सिटी के लॉर्ड कहते हैं इस चीज से वो बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखते। पर उतने भी डियाबोलो कहता है उन्हें किसी की भी सहानुभूति नहीं चाहिए, वो अपने प्रॉब्लम से खुद ही निपट लेंगे और साथ ही साथ वो अपनी ही ताकत की मदद से अपने गोल को अचीव करना चाहता है, ना कि दूसरे की ताकत से। लोग तो कहते रहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो तुम्हें अपने अंदर की ज्वाला हमेशा जलाए रखनी है और उसे ही हम आजादी से जीना कहते हैं। डियाबोलो को फिर सिटी के लॉर्ड कहता है अगर शेरा को वापस नहीं कर सकता तो ये सब चीजें ये उसके ऊपर छोड़ रहा है कि कैसे वो वॉर को रुकवाएगा और उसके बावजूद एक रॉयल कैपिटल के मेंबर को इनके साथ भेजना चाहेगा जिसका नाम होता है किस्ट्रेल या एलिस। रैम फिर एलिस से पूछती है कि उसने तो सुना था यहाँ पे सारे मैन काम करते हैं, पर ये कहती है एक औरत होने के बावजूद एक इंपीरियल नाइट के तौर पर ये काम करती है। एलिसिया फिर रैम का चेहरा पढ़ लेती है और उससे पूछती है कि रैम क्या किसी चीज को लेकर चिंता में, पर रैम इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एलिसिया कहती है कि लगता है उसे कुछ वहम हुआ होगा, पर एलिसिया से कहती है कि उसने सुना था रैम तो एक अच्छी समनर है, वो किसी के नीचे काम क्यों करेगी। तो ये सोचती है कि इसके लिए भी कुछ रीजन होगा, इसी वजह से वो काम कर रही होगी। इसके बाद ये सिल्विया को वो पैसे दे देती है जो कि एडवेंचरस खोने की वजह से इन्हें मिलने चाहिए थे। एलिसिया फिर शेरा से बात करती है और शेरा भी इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वही डियाबोलो सोचता है कि एलिसिया की सोशल स्किल उससे काफी ज्यादा है, डियाबोलो तो उसके करीब भी नहीं आता। आखिर में एलिसिया डियाबोलो से बात करके उसका शुक्रिया करती है कि उसने फॉलन के आर्मी को हरा दिया और साथ में इसकी परमिशन भी मांगते हैं ताकि इनके सफर के लिए इसके साथ जा पाए। पर डियाबोलो कहता है अगर उसे मरना नहीं है तो हमेशा उसे तमीज से बात करे। तो यहाँ पे ये कहती है कि ठीक है आज से वो डियाबोलो सर बोलेगी। डियाबोलो इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है, जिसके बाद डियाबोलो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे फिर शेरा पूछती है ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो डियाबोलो कहता है वो कुछ वेपन लेने के लिए जा रहा है। यहाँ रैम पूछती है कि यहाँ पे अच्छे वेपन नहीं मिलेंगे,
पर डियाबोलो कहता है कि उसे पता है कि उसे कौन से वेपन चाहिए। दरअसल डियाबोलो इतना ओवर पावर्ड है, अगर अपने वेपन के साथ वो हमला करे तो वो कुछ ही पलों में किसी को भी मार सकता है और वो इंपीरियल नाइट के सामने किसी को मारना नहीं चाहता। इसी वजह से डियाबोलो अपने लिए एक नॉर्मल सा वेपन ले लेता है जिससे किसी की भी जान नहीं जाएगी। ये सब फिर यहाँ से गिल्ड की तरफ निकलने वाले होते हैं। शेरा थोड़ी आगे निकल जाती है तो एलिस कहती है कि उसे इतना भागना नहीं चाहिए वरना शेरा गिर जाएगी, पर अचानक से कोई यहाँ पे स्मोक बॉम्ब फेंक देता है जिससे यहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। डियाबोलो अपनी पावर की मदद से यहाँ पे स्मोक्स को हटा देता है, पर यहाँ पे वो देखता है कुछ बाउंटी हंटर शेरा को ले जा रहे होते हैं। रैम डियाबोलो को उन्हें रोकने के लिए कहती है। उतने में यहाँ पे और बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं जो कि इनसे लड़ने के लिए होते हैं, पर डियाबोलो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसी वजह से वो अपनी वेपन का यूज करके इन्हें साइड में पटक देता है, पर इसी के साथ डियाबोलो कंफर्म कर लेता है कि इसकी ताकत से अब कोई मरने नहीं वाला इतनी आसानी से। डियाबोलो फिर यहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। उतने में हम एक और बाउंटी हंटर को देखते हैं जो कि इन्हें छुप के देख रहा होता है, पर रैम किसी तरह उसे देख लेती है और उसे यहाँ बहुत बुरी तरह मारती है। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि शेरा का पीछा करने लग जाता है। वही वो दोनों बाउंटी हंटर्स फैसला करते हैं वो छोटे रास्ते से जाएंगे ताकि डियाबोलो उनका ज्यादा पीछा ना कर पाए, पर डियाबोलो इनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। पर उतने में ये लोग देखते हैं इनके सामने एमिल आ जाता है और उन दोनों बाउंटी हंटर्स को ये किसी तरह जख्मा दे देता है। शेरा फिर डियाबोलो के ऐसी जगह गिरती है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। डियाबोलो फिर एमिल से पूछता है आखिरकार उसे कैसे पता चला कि शेरा खतरे में है, तो एमिल डियाबोलो को बताता है कि जब भी कोई लड़की प्रॉब्लम में होती है इसे उसकी स्मेल आ जाती है। तो डियाबोलो कहता है ऐसा कह के अपने आप को अरेस्ट मत करवा लेना। एमिल फिर डियाबोलो को कहता है वो मजाक कर रहा था, उसे दरअसल एडवेंचर गिल्ड में पता चला प्रिंस कीरा ने प्रिंसेस शेरा के ऊपर बाउंटी लगा रखी है, तो इसी वजह से वो शेरा की मदद करने के लिए आ ही रहा था और साथ ही साथ उसे डियाबोलो का कर्जा भी चुकाना था। एमिल फिर डियाबोलो से पूछता है तो इन लोगों के साथ वो क्या करने वाला है। डियाबोलो कहता है उनके साथ इंपीरियल नाइट है तो ये उन्हें बताएगी क्या करना है, पर एमिल डियाबोलो को कहता है कि इन सभी बाउंटी हंटर्स को वो उसे दे दे। तो डियाबोलो कहता है क्या वो इन सबको मारने वाला है, पर एमिल कहता है वो इन्हें लेक्चर देने वाला है कि एक औरत एक मर्द के जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट होती है और साथ ही साथ ये इन्हें बताएगा कि किडनैपिंग कितनी बुरी बात होती है। एमिल फिर इन्हें कहता है कि किसी भी हालत में इन सारे बाउंटी हंटर्स को ये अच्छा इंसान बना के रहेगा। यहाँ पे फिर एलिसिया इसका शुक्रिया करती है, पर ये कहता है कि एक और लड़की मेरे प्यार के पीछे पागल होगी और यहाँ से चला जाता है, पर एलिसिया कहती है कि उसके पीछे ये पागल नहीं हुई है, वो बस इसका शुक्रिया करी थी। डियाबोलो फिर शेरा को उसके साथ चिपक के रहने के लिए कहता है क्योंकि अगर शेरा दोबारा से किडनैप हो गई तो इनके लिए काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शेरा फिर इसे चिपक के कहती है कि जब इसने देखा डियाबोलो इसका पीछा कर रहा था तो इसके दिल के अंदर से बिल्कुल डर निकल गया, पर डियाबोलो कहता है ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शेरा फिर डियाबोलो के साथ और चिपकने लग जाती है और रैम भी डियाबोलो को कहती है वो अपने मैजिक के बिना भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डियाबोलो कहता है कि ऐसा तो होना ही था, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर उतने में एलिसिया डियाबोलो से माफी मांगते क्योंकि उसकी वजह से शेरा को इन सब चीजों से गुजरना पड़ा, पर डियाबोलो कहता है कि एलिसिया को कुछ गलतफहमी हुई है। पहली बात वो ऐसा चाहता ही नहीं था कि उसके साथ कोई हेल्पर आए। एलिसिया फिर डियाबोलो को कहती है तो फिर वो डियाबोलो की कैसे मदद करेगी, वो सिर्फ डियाबोलो की मदद करना चाहती है। डियाबोलो फिर कहता है कि एलिसिया उन लोगों में से जिसे ऐसा लगता है कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो इस दुनिया में तुम्हारे जीने का कोई भी हक नहीं बनता है, पर एलिसिया कहती है ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो डियाबोलो कहता है कि तुम्हें फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को माफ करो और अपने आप को यूजलेस समझना बंद करो। तो एलिसिया कहती है ठीक है मैं समझ गई, और एलिसिया अपने आप को माफ करने की प्रैक्टिस चालू कर देती है। पर डियाबोलो ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर डियाबोलो सोचता है इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इतने में यहाँ पे किसी के पेट से आवाज आती है तो रैम पूछती है ये शेरा थी क्या, पर शेरा कहती वो नहीं थी और ये आवाज एलिसिया के पेट से आ रही होती है। शेरा फिर कहती है कि चलो कुछ खाते हम। कहानी की शुरुआत होती है और सैली डियाबोलो को बताती है कि उसने पता लगा लिया कि कैसे कॉलर को ये निकाल सकते हैं। सैली ने बताती है एक स्लेव कारवान के ग्रुप कल ही यहाँ पे आया है जिन्होंने सेंट्रल प्लाजा में अपने मार्केट को सेट कर रखा है और इनका जो मैजिक का फंडामेंटल है वो भी एकदम सेम है, तो शायद अगर ये लोग वहां जाए तो इन्हें कुछ पता चल जाए कि इन कॉलर्स को कैसे निकालते हैं। उतने में एलिसिया डियाबोलो को कहती है कि किंगडम ऑफ ग्रीनवुड को इन्हें पहले रोकना चाहिए, ये सब वो बाद में भी कर सकते हैं। पर डियाबोलो कहता है ये उसने बिल्कुल सही कहा, पर ग्रीनवुड किंगडम की जो प्रॉब्लम है वो डियाबोलो काफी आसानी से सॉल्व कर सकता है, तो उसमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात रही स्लेव कॉलर्स की तो ये लोग कल ही मार्केट में जाएंगे जहाँ इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये चारों फिर स्लेव के कारवान के यहाँ आ जाते हैं जहाँ डियाबोलो पहली बार स्लेव के कारवान को देख रहा होता है। आज से पहले डियाबोलो ने स्लेव की मार्केट को सिर्फ मांगा या फिर आरपीजी गेम्स में देखा होता है, तो इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता ये स्लेव्स को देख के कैसा रिएक्ट करेगा, जिसके बाद ये अपनी दिमाग में स्लेव की एक अलग इमेज बनाने लग जाता है और साथ ही साथ ये सोचता है इसे सावधान रहना पड़ेगा। फिर जब ये स्लेव के कारवान के अंदर एंटर करते हैं और सामने का दृश्य देख के डियाबोलो के सारे ख्वाब टूट जाते हैं और वो सोचता है जैसा उसने सोचा था वैसा ही बिल्कुल भी नहीं है। और में यहाँ के ओनर इनका वेलकम करते हुए
हुए अपना नाम बताती है जिसका नाम मेडियोस होता है और इसे डियाबोलो को देख के कुछ गलतफहमी हो जाती है, जिसके बाद ये शेरा और रैम को स्लेव समझ लेती है और समझती है कि डियाबोलो इन दोनों को यहाँ बेचने के लिए आए। पर डियाबोलो कहता है ये दोनों मेरी स्लेव नहीं है, तो ये डियाबोलो से माफी मांगती है। फिर मेडियोस कहती है कि तुम्हारे अंदर से एक अजीब सी पावर महसूस कर सकती हूँ। डियाबोलो कहता है कि कैसी पावर? तो उतने में शेरा कहती है तो आप भी डियाबोलो के अंदर से वो पावर निकलती हुई देख सकती हो। तो यहाँ पे मेडियोस कहती है क्या तुम भी उसे देख सकती हो? शेरा कहती कि हाँ। रैम फिर शेरा से पूछते ये बात शेरा ने रैम को क्यों नहीं बताई? तो शेरा रैम को कहती है उसने पूछा ही नहीं। डियाबोलो फिर मेडियोस को जिस काम के लिए वो यहाँ पे आया है वो बताता है। तो मेडियोस कहती है कि जिस मैजिक का इस कॉलर पे यूज हुआ है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो कॉलर निकल ही जाएगा, इसकी मेडियोस गारंटी नहीं दे सकती है। मेडियोस की नजर फिर रैम पे जाती है और वो रैम को कहती है कि वो रैम के पेट के अंदर से वो पावर को महसूस कर सकती है जो कि डियाबोलो के अंदर है, और ये कहती है इसे कि रैम क्या प्रेग्नेंट है। यहाँ पे फिर शेरा कहती है कि ये डियाबोलो और इसके बीच में कब हुआ? पर यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। ये सारी बातें सुनकर डियाबोलो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये सारी बातों को साइड करो, ये बताओ कि कैसे इन कॉलर्स को निकाल सकते हैं हम। मेडियोस डियाबोलो को कहती है वो उसे सिखा सकती है पर कुछ ही लोगों के सामने, जिसकी वजह से रैम और एलिसिया को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। शेरा यहीं पे रहती है। बाहर आने के बाद एलिसिया रैम से पूछती है कि वो ठीक तो है ना? तो रैम कहती है वो ठीक है, बस थोड़ी उसकी तबीयत खराब लग रही है। एलिसिया फिर रैम को बताती है वो भी थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि मैजिशियन एलिसिया के भी दिमाग पढ़ सकती थी। रैम फिर कहती है कि वो अपने सीक्रेट को कैसे प्रोटेक्ट करे उसे बिल्कुल भी नहीं पता। एलिसिया कहती है उसके पास भी सीक्रेट है पर उसके पास एक स्पेल है जिससे रैम अपने सीक्रेट को छुपा सकती है, और वो रैम को अपने हाथ आगे करने के लिए कहती है। और एलिसिया रैम के हाथ पे एक स्पेल कास्ट करती है पर वो देखती है उसके हाथ पे सील बनी होती है जिसकी वजह से वो स्पेल रैम के ऊपर कास्ट नहीं होता। एलिसिया थोड़ी डर जाती है पर रैम को थोड़ी राहत मिल जाती है और रैम इसका शुक्रिया करती है। वही हमें कारवान के अंदर दिखा जाता है जहाँ शेरा छोटे कपड़ों में होती है। तो शेरा पूछती है ये कपड़े पहनना जरूरी है क्या कॉलर निकालने के लिए? डियाबोलो भी यही मेडियोस को कह रहा होता है पर मेडियोस कहते हैं कि ये फोकस करने के लिए सबसे बढ़िया कपड़े, और अगर डियाबोलो को कॉलर निकालना सीखना है तो डियाबोलो को शेरा की स्किन छूनी पड़ेगी और शेरा के स्किन को छूने के बाद ही वो उसकी मैजिक के फ्लो को देख पाएगा, जिसके बाद शेरा यहाँ पे लौट जाती है। और यहाँ पे मेडियोस शेरा को छूने के लिए कहती है डियाबोलो को। डियाबोलो थोड़ा शर्मा रहा होता है पर उसके बाद वो शुरू कर देता है। डियाबोलो शेरा को छूता है तो शेरा अजीब आवाज निकालनी चालू कर देती है। उतने में मेडियोस डियाबोलो को कहता है क्या तुम्हें मैजिक की फ्लो दिख रही है? तो यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे वो कहती है अगर वो मैजिक यूज कर सकता है तो मैजिक के फ्लो को भी वो देख सकता है, जिसके बाद यहाँ पे थोड़ा फोकस करता है डियाबोलो तो उसे यहाँ पे मैजिक का फ्लो दिख जाता है। मेडियोस फिर डियाबोलो को वहां छूने के लिए कहती है जहाँ पे उसे मैजिक का फ्लो दिख रहा है और डियाबोलो फिर वहीं पे छूता है और शेरा अजीब सी आवाज निकालने लग जाती है। शेरा कहती कि वो थोड़ा अजीब सा है पर डियाबोलो कहता है कि उसे उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जिसके बाद डियाबोलो जगह छूने लग जाता है और आपको भी दिख रहा है कि कहाँ पे मैजिक का फ्लो है। और यहाँ पे शेरा अजीब सी आवाज निकालने लग जाती है पर डियाबोलो को मैजिक का फ्लो दिखने लग जाता है और वो ऐसा लग रहा होता है वो कई सारे रस्सियों से एक फ्लो बना होता है। शेरा यहाँ पे दर्द में होती है पर डियाबोलो को फिर मेडियोस कहती है कि थोड़ा उसे नीचे छूने की कोशिश करो और साथ ही साथ अपने मैजिक के फ्लो को शेरा के अंदर डालने की कोशिश करो। और डियाबोलो ऐसे ही करता है, वो अपनी पावर को लेता है और शेरा के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से डियाबोलो आखिर तक पहुंच चुका होता है। डियाबोलो फिर शेरा को कहता है कि वो लोग अब खत्म करने वाले, तो शेरा कहती है कि उसे उसका फ्लो चाहिए, जिसके बाद एकदम से ये लोग खत्म कर देती है और डियाबोलो कामयाब हो जाता है शेरा के अंदर अपने फ्लो को डालने में। वही रैम और एलिस को ऐसी आवाज सुन के काफी बुरी फीलिंग आती है। हमें फिर दिखाया जाता है डियाबोलो अपने होटल में आ जाता है पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो पता नहीं लगा पाया कि कैसे इनका कॉलर निकाल पाए, क्योंकि एक सांस में इसे इस फ्लो के आखिर तक पहुंचना होता है, जिसके बाद ये उस कॉलर को निकाल पाएगा। पर अभी डियाबोलो के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे कई सारे धागे आ जाते हैं, जिस वजह से डियाबोलो आखिर तक नहीं पहुंच पाया और वो सांस भी नहीं रोक पाता इतनी। जिसके बाद डियाबोलो कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मेहनत की पर फिर भी मैं नाकामयाब रहा। पर शेरा को यहाँ अच्छा लग रहा होता है क्योंकि डियाबोलो का गरम गरम मैजिक शेरा के अंदर होता है। रैम सोचती है कि सचमुच शेरा काफी एनर्जेटिक है। रैम भी आज काफी ज्यादा थक चुकी होती है तो वो एलिस को पूछती है क्या वो आज यहीं पे सोने वाली है या फिर उसने कोई रूम लिया है। और यहाँ डियाबोलो अपनी इमेजिनेशन करने लग जाता है। डियाबोलो सोचता है उसके पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो एक साथ तीन को संभाल सके। और उतने में एलिस कहती है कि उनके अगले रूम में इसने रूम ले रखा है तो इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में यहाँ पे इन्हें एक बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और शेरा इस आवाज को सुनते ही समझ जाते हैं कि इस बांसुरी को कौन बजा रहा है। और यहाँ पे एक और एल्फ को हम देखते हैं और ये शेरा का बड़ा भाई
भाई होता है। शहरा इसे देख के बिल्कुल खुश नहीं होती, पर इसका बड़ा भाई कहता है कि फाइनली उसने शहरा को अब ढूंढ निकाला और वो चाहता है कि उसकी छोटी बहन उसके साथ वापस आ जाए, पर शहरा इसके साथ जाना नहीं चाहती। पर उतने में डियाबोलो इसके सामने आ जाता और कहता है तुम वही स्टूपिड प्रिंस हो ना जिसने शहरा के ऊपर बाउंड्री लगा रखी है, तुम उसे कैप्चर करना चाहते थे। पर इसका बड़ा भाई कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो यहाँ पे सिर्फ डियाबोलो को शुक्रिया करने के लिए आया और उसे कुछ गलत फहमी हुई है कि उसने उसके ऊपर बाउंड्री लगा रखी है। यहाँ पे फिर डियाबोलो पूछता है कि एल्फ क्या हमारे किंगडम के ऊपर हमला करने वाला है, पर ये कहता है ऐसा इनका कोई इंटेंशन नहीं है और अपने फादर के बिहेव के लिए डियाबोलो से माफी मांगता है। डियाबोलो सोचता है कि हाँ शांति भरा रास्ता इनके लिए बेटर रहेगा, पर उतने में शहरा अपने बड़े भाई को एक्टिंग करने के लिए मना करती है क्योंकि उसका बड़ा भाई कभी भी ऐसी तमीज से बात नहीं करता है और इसका साथ एलिसिया भी देती है और प्रिंस को कहती है अगर वो सच बोलेगा तो ही उसके लिए सही रहेगा। शहरा का बड़ा भाई फिर उसे कहता है कि अगर उसे अब सच पता ही चल गया है तो अब एक्टिंग करना बंद करेगा, जिसके बाद वो शहरा को कहता है कि जब शहरा उसे दूर होगी तब उसे पता चला कि उसकी प्यारी बहन कितनी उससे प्यार किया करती थी, इसी वजह से वो शहरा को उसे माफ करने के लिए कहता है। पर उतने में रैम कहती है कि वो प्रिंस कीरा की बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करती, ये शहरा के ऊपर है वो उसे माफ करेगी कि नहीं, ये उसके ऊपर है वो वापस अपने किंगडम में जाना चाहती है कि नहीं। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि वो अपनी छोटी बहन को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देगा और आज के लिए वो चला जाएगा, पर कल वो दोबारा से आएगा और शहरा से पूछेगा कि वो वापस आना चाहती है कि नहीं। पर यहाँ पे डियाबोलो कहता है अगर वो उसने कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहती तो वो क्या करेगा। तो शहरा का भाई कहता है कि उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा और वो वापस चला जाएगा। पर शहरा का भाई डियाबोलो से पूछता है कि तब क्या होगा अगर वो उसके साथ जाने से एग्री कर देगी, क्या वो उसे जाने देगा। डियाबोलो कहता है ये शहरा के ऊपर है कि वो जाना चाहती है कि नहीं, अगर वो जाना चाहती है तो वो जा सकती है, उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम फिर रात को शहरा को देखते हैं जो कि बालकनी से चांद को देख रही होती है। उतने में रम यहाँ पे आती है और कहती है कि वो रात को उठ के क्या कर रही है, उसे सो जाना चाहिए, उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उतने में शहरा कहती है कि हाँ वो सोने ही वाली थी। पर रम यहाँ पे शहरा से बात करने का फैसला करती है और उसे पूछती है वो कल क्या करने वाली है। तो शहरा इसे बताती है कि इसका फैसला वही है कि कभी भी घर वापस नहीं जाएगी, इसने ये डिसीजन अपने घर छोड़ने से पहले ही बना लिया था कि वो घर वापस नहीं जाने वाली चाहे जो हो जाए। जिसके बाद रमी से पूछती है कि अब इसके बाद वो क्या करने वाली है, क्योंकि आज के बाद शहरा को एक एडवेंचरर बनने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसके काम भी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर शहरा इसे कहती है कि वो खुद से एडवेंचरर बनने का उसने फैसला किया था तो इस चीज को वो कंटिन्यू करना चाहती है। पर भविष्य में शहरा एक कॉफी शॉप खोलना चाहती है जहाँ पे हर कोई एंजॉय कर सके और स्नैक्स खा सके, जहाँ पे डियाबोलो बारटेंडर हो और शहरा यहाँ के ओनर हो और रैम यहाँ पे वेट्रेस हो। डियाबोलो भी यहाँ पे जाग चुका होता है, पर रैम इसे कहती है कि अपने सपने में हमें इन्वॉल्व मत करो। और शहरा इसे कहती है कि घर छोड़ने के बाद डियाबोलो और रैम इसकी फैमिली है और इन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया है और ये इन दोनों को अपनी असली फैमिली से ज्यादा मानती है। इतने में रैम इसे कहती है कि ये शायद इसकी फ्यूचर का पार्ट ना बन पाए क्योंकि इसके लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो यहाँ पे शहरा इसे कहती है क्या उसकी हेल्प कर सकती है। रैम कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो ये पूछती है कि डियाबोलो क्या इसकी हेल्प कर सकता है। तो शहरा कहती है कि हाँ शायद डियाबोलो उसकी हेल्प कर पाए। शहरा इस बात से खुश हो जाती है। रैम फिर शहरा को कहती है ये सब अगर लिपट गया और उसके बाद भी शहरा ने अगर उसे इनवाइट किया तो वो जरूर से उसके कैफे में एक वेटर्स का काम करेगी। शहरा ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रैम को बेड पे पटक देती है और उसके पूंछ को सहलाने लग जाती है। रैम कहती है ये बिल्कुल मत करो। शहरा इसे कहती है कि डियाबोलो भी उसके साथ यही कर रहा था जब वो कारवान के वहाँ पे थे। रैम इसे ये करने के लिए मना करती है। वही डियाबोलो इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। हमें फिर शहरा के भाई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वियर्ड सा चेहरा बनाता है और हमें पता चल जाता है कि इसका भाई बहुत ज्यादा बुरा है और ये सब ये एक्टिंग कर रहा था और कहता है कि शहरा तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें डियाबोलो का पास दिखाया जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय करता था। उसे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद था। पर एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा से गेम खेलने गया तो उसे पता चला उसके दोस्त सिर्फ उसे यूज कर रहे थे। वो सिर्फ उसका गेम खेलना चाहते थे, ना कि उसका दोस्त बना चाहते। और साथ ही साथ वो उसे अजीब भी कहते हैं और कहते हैं कि ये किसी का भी दोस्त बनने के लायक नहीं है। हम फिर डियाबोलो को देखते हैं जिसकी आंखें गेमिंग वर्ल्ड में खुलती है और वो देखता है कि शहरा और रैम उसके ऊपर चढ़े हुए। उसको पहले तो ये अच्छा लग रहा होता है पर वो सोचता है ये काफी ज्यादा क्लोज है। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ रैम और एलिसिया गेलफोर्ड को ये बताने के लिए जा रहे होते हैं कि शहरा का भाई ह्यूमन टेरिटरी में आ गया है। शहरा फिर इन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है पर ये दोनों कहती है कि शहरा को अपना ख्याल रखना चाहिए अभी क्योंकि उसका बड़ा भाई क्या कर दे उसके साथ उसे कुछ नहीं पता। पर शहरा कहती है जब उसका बड़ा भाई आएगा तो ये अपने भाई को बता देगी उसके साथ नहीं जाना चाहती। फिर हम देखते डियाबोलो को जो कि वॉर की तैयारी कर रहा होता है और वो यहाँ पे पोशन बना रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता कब वॉर छिड़ जाए, इसी वजह से वो हमेशा तैयार रहना चाहता है। पर उसे नहीं पता होता है कि ये कैसे पोशन बनाएगा और ये लीव्स और बॉटल को देखने लग जाता है। उतने में शहरा के बलून्स के ऊपर इसकी नजर चली जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। अचानक से फिर शहरा से कहती है कि उसने इतनी जल्दी पोशन बना लिया। डियाबोलो सोचता है कि शहरा क्या बात कर रही है। फिर अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में एक पोशन होता है
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो तो शेरा के बलून्स को देख रहा था, उसने पोशन कब बनाया। फिर वो थोड़ा सोचता है तो उसे आइडिया आ जाता है कि जब भी ये थोड़ा अपना ध्यान भटकाएगा असली डियाबोलो आके यहाँ पे पोशन बना के चला जाएगा। डियाबोलो फिर शेरा को देखने के लिए कहता है क्योंकि पोशन बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी शेरा को देख रहा होता है यानी कि उसके बलून की तरफ। और ऐसा करते हुए डियाबोलो काफी सारे पोशन बना लेता है। शेरा को बिल्कुल उसकी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता, पर डियाबोलो कुछ देर के लिए स्माइल करता है। शेरा फिर डियाबोलो को कहती है उसने अभी स्माइल किया, वो काफी अच्छा लग रहा था। फिर डियाबोलो कहती है ये तो नॉर्मल सी बात है, पर शेरा कहती है वो हमेशा दुखी रहता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डरावना लगता है। डियाबोलो सोचता है इस दुनिया में आने के बाद वो अब तक किसी के साथ भी हंसा नहीं है और शेरा को वो कह देता है कि उस पल को हमेशा के लिए जीना चाहता है। पर डियाबोलो को काफी ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा होता है। शेरा फिर कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा डियाबोलो ऐसी भी चीजें बोल सकता है। उतने में डियाबोलो को शेरा कुछ बोलने वाली होती है, इसका बड़ा भाई यहाँ पे बांसुरी बजाने लग जाता है और हम देखते हैं जो शेरा है वो अपने कंट्रोल में नहीं होती। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे आ चुका है। उतने में शेरा दरवाजे के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे डियाबोलो को कुछ बताना है और वो डियाबोलो को कहती है वो वापस घर जाना चाहती है। डियाबोलो से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ, अब तक तो जाना नहीं चाहती थी, पर वो कहती है उसने यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, वो वापस घर जाना चाहती है। डियाबोलो फिर शेरा से पूछते हैं कि वो आखिरी बार रैम से नहीं मिलना चाहती, उसे गुड बाय नहीं कहना चाहती, पर ये कहती है उसके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट उसका बड़ा भाई है। शेरा अपने बड़े भाई के साथ पालकी में चढ़ जाती है। डियाबोलो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता क्योंकि उसने इसके बड़े भाई से प्रॉमिस किया था और उसका बड़ा भाई यहाँ एटीट्यूड दिखा के यहाँ से चला जाता है। वही डियाबोलो सोचता है आखिरकार शेरा को क्या हुआ। उतने में रैम और एलाइस भी यहाँ पे आ जाते हैं। रैम इसे पूछते हैं कि क्या हुआ। डियाबोलो से बताता है कि शेरा वापस चले गई है। रैम फिर डियाबोलो से पूछती है आखिरकार वो अब क्या करने वाला है। डियाबोलो इसे बताता है कि वो अब जाके सो जाएगा, उसका अब कुछ भी करने का मन नहीं है। डियाबोलो फिर बिस्तर में लौट के सोचने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ कि शेरा ने अपना इरादा बदल दिया। कल तक तो अपने भाई के साथ घर नहीं जाना चाहती थी, अब क्या हुआ, वो उन लोगों में से भी नहीं आई जो कि झूठ बोलती हो। क्या डियाबोलो ने शेरा को कुछ उल्टा बोल दिया, इसी वजह से शेरा वापस चले गई। डियाबोलो अपने आप को कोसने लग जाता है। उतने में यहाँ पे रैम आ जाती है और कहती है शेरा के वापस जाने का कोई भी प्लान नहीं था। रैम फिर से बताते हैं कि जो एल्फ है वो एक नंबर की स्टूपिड है, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे ना ही एक्टिंग करनी आती है। पर शेरा ने अपने सपने के बारे में रैम को जरूर बताया जो कि वो कैफे खोलना चाहती है जिसमें डियाबोलो और वो भी है। यहाँ पे उसका काफी बड़ा सपना है पर वो काफी ज्यादा खुश थी उस सपने को लेकर। शेरा फिर डियाबोलो को बताती है कि पक्के से उसके बड़े भाई ने किसी स्पेल का यूज किया है जिस वजह से शेरा वापस गई है। यहाँ पे भी डियाबोलो भी समझ आता है कि उस फ्लूट के बजने के बाद शेरा कुछ अजीब हरकत कर रही थी। पर डियाबोलो सोचता है अगर वो शेरा को बचाने गया और उसने मना कर दिया वापस आने से तो डियाबोलो को काफी एम्बैरेस फील होगा और आखिरकार ये लोग भी इसे यूज करना चाहते थे, ये लोग इसके असली दोस्त है नहीं। उतने में रैम फिर डियाबोलो को कहती है कि शेरा का माइंड जरूर से कंट्रोल किया गया है और वो उसकी दोस्त है, इसी वजह से उसे बचाने के लिए जा रही है। उतने में डियाबोलो भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझे मेरा यूज करना चाहते हो, पर क्या तुम मेरी सचमुच दोस्त हो। रैम कहती कि हाँ वो उसकी सचमुच दोस्त है, जिसके बाद ये इसे कहता है कि हाँ तुम लोगों ने मुझे समन किया है। डियाबोलो फिर रैम से पूछता है क्या सचमुच रैम को उसकी पावर चाहिए। रैम इसे हाँ कर देती है। डियाबोलो फिर कहता तो ठीक है, आज चाहे जो हो जाए वो शेरा को बचा के रहेगा। वहीं पे हमें शेरा के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे उसके माइंड का स्पेल टूट चुका होता है। शेरा अपने बड़े भाई से पूछती है आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, ये एक चीटिंग कहलाएगा। पर उसका बड़ा भाई कहता है उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता जब तक शेरा उसके पास है। शेरा को ये दोबारा से कंट्रोल करके इसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार डियाबोलो ने इसे कैसे ऑर्डर दिया और कैसी कैसी चीजें करवाई। शेरा इसे बताती है कि डियाबोलो ने सिर्फ इसे एक बार ऑर्डर दिया था ताकि वो रैम की दोस्त बन जाए, पर इसके बड़े भाई को इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता। शेरा इसे कहती यही सच है, इसके अलावा डियाबोलो ने इसे एक भी ऑर्डर नहीं दिया। इसका भाई फिर इसे कहता है कि अब शेरा कहीं पे भी भाग नहीं सकती, अब वो सिर्फ उसकी है और जो चाहे वो उसे कर सकता है, उसकी बॉडी को भी वो पनिश करेगा। जिसके बाद वो एक लिक्विड सी चीज यहाँ पे गिरा देता है जमीन पे और उसे बताता है कि एक ऐसा स्लाइम है जो कि सिर्फ कपड़ों को खाता है, यानी कि जो शेरा के कपड़े हैं वो कुछ ही देर में पिघलने वाले हैं। शेरा इसे पूछते आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है तो टेरेन इसे बताता है उसे उसका वारिस ही है। ये स्लाइम फिर शेरा के ऊपर चढ़ जाता है और उसके कपड़े फाड़ने लग जाता है। शेरा के भाई को इसमें काफी मजा आ रहा होता है। शेरा इसे कहती है कि वो उसके बड़े भाई से काफी ज्यादा हेट करती है, पर उसके भाई को बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो कहता है कि सिर्फ उसका वारिस ही है और उसे शेरा से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। शेरा के कपड़े फिर मेल्ट होने लग जाते हैं, पर उतने में यहाँ पे डियाबोलो आ जाता है एलिस और रैम के साथ। टेरेन डियाबोलो को कहता है कि जो उसने कहा था उस प्रॉमिस को उसने नहीं निभाया, वो ये सब क्या कर रहा है। पर यहाँ पे डियाबोलो से बताता है कि जो ये सब कर रहा है वो गलत है और इसके लिए डियाबोलो टेरेन को कभी भी माफ नहीं करेगा। टेरेन फिर सोचता है आखिरकार उसके गार्ड के साथ क्या हुआ। टेरेन को यहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर डियाबोलो से बताता
बताता है इसे खुद जाके बाहर देखना चाहिए कि बाहर कितना हल्ला हो रहा है। कीरा फिर जब बाहर जाके देखता है तो उसकी आर्मी की बैंड बची पड़ी हुई होती है। इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कीरा फिर डियाबोलो को कहता है कि क्या सचमुच वो जंग का ऐलान कर देना चाहता है, पर डियाबोलो कीरा को कहता है वो अब तक शेरा के माइंड को कंट्रोल कर रहा था, इसी वजह से शेरा घर वापस जाना चाहती थी। पर कीरा अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करता और अपनी पावर की मदद से शेरा के माइंड को कंट्रोल करने लग जाता है। कीरा फिर शेरा से बुलवाता है कि शेरा वापस घर जाना चाहती है, पर डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके यानी कि इंस्लिमेंट का यूज करके शेरा को सच बोलने के लिए कहता है। यहाँ पे शेरा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, पर किसी तरह वो डियाबोलो की बात सुनती है और वो कहती है वो डियाबोलो और रैम के साथ हमेशा रहना चाहती है। पर कीरा इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन सबको एक क्रिस्टल दिखाते हुए कहता है कि इस दुनिया को वो तबाह कर देगा इस क्रिस्टल की मदद से। डियाबोलो कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत वो इसको चैलेंज करेगा, पर कीरा डियाबोलो को कहता है कि जल्दी ही वो अपने एक्शन के लिए रिग्रेट करने वाला है। डियाबोलो के सामने फिर 4 सर वाले मॉन्स्टर आ जाता है जो कि कीरा ने ही समन किया होता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो कि फॉरबिडन होता है इस दुनिया में समन करने के लिए, पर कीरा ने इसे समन कर लिया। साथ ही साथ डियाबोलो ने क्रॉस रेवरी में इस मॉन्स्टर के बारे में बिल्कुल नहीं सुना होता है। इस मॉन्स्टर के पास 5 एलिमेंट होते हैं, पर डियाबोलो कहता है ये जल्दी इसे क्रश कर देगा। डियाबोलो फिर अपनी ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर इसके बावजूद भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। डियाबोलो फिर सोचता है कि किसी न किसी तरह इस मॉन्स्टर को ये हरा ही देगा। उतने में शेरा डियाबोलो को इस मॉन्स्टर के कोर के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि इस मॉन्स्टर का जो कोर है वो हमेशा घूमता रहता है। पर डियाबोलो को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता। डियाबोलो किसी तरह इस मॉन्स्टर के नीचे आ जाता है, जिसके बाद इस मॉन्स्टर को वो जोरदार झटका देता है और ये मॉन्स्टर दर्द से कर्राने लग जाता है और कुछ ही देर में ये मॉन्स्टर राख बन जाता है। कीरा को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि डियाबोलो ने इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया जिसके अंदर दुनिया तबाह करने की पावर थी। कीरा फिर डियाबोलो से पूछता है आखिरकार वो है कौन। डियाबोलो इसे बताता है वो दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है, पर कीरा को इसकी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता। पर डियाबोलो से कहता है इससे उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये मरने वाला है। पर इससे पहले डियाबोलो कीरा को मारता है। यहाँ पे शेरा आ जाती है जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने बड़े भाई को मारने के लिए मना करती है। वो कहती है वो अपने बड़े भाई से काफी नफरत करती है, पर ये दोनों एक ही साथ बड़े हुए हैं, इसी वजह से वो अपने आंखों के सामने अपने बड़े भाई को मरते हुए नहीं देख सकती। पर उतने में हम देखते हैं कि कीरा की कोई गर्दन काट देता है और ये होता है गैलफोर्ड। डियाबोलो गैलफोर्ड से पूछता है आखिरकार गैलफोर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। गैलफोर्ड जैसे कहता है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है और यहाँ पे अब वॉर छिड़ चुकी है। उन्होंने अपनी ट्रूप्स को यहाँ भेज के इस टेरिटरी के अपमान किया, इसी वजह से अब उन्हें मरना पड़ेगा। उन्होंने हमारी परमिशन ले ली, इसी वजह से सारे एल्फ्स को अब मरना पड़ेगा। पर डियाबोलो गैलफोर्ड से पूछता है क्या शुरू से उसका ऐसे ही इरादा था, पर गैलफोर्ड इसे कहता है अगर डियाबोलो उसके सामने आए तो ये डियाबोलो को भी मार गिराएगा। गैलफोर्ड फिर डियाबोलो को एक बैरियर में कैद कर देता है और इसे बताता है कि इस बैरियर को कोई भी डीमन नहीं काट सकता, चाहे वो डीमन लॉर्ड ही क्यों ना हो। पर उतने में एलिसी यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे बताती है जो भी गैलफोर्ड कर रहा है वो गलत है। पर गैलफोर्ड इसे कहता है कि ये इन्वेडर्स यहाँ पे आए थे और इनका काम है इन्हें क्रश करना और इसके अलावा और कुछ नहीं करे गैलफोर्ड। यहाँ पे एलिसिया इसके खिलाफ हो जाती है तो गैलफोर्ड कहता है कि चाहकर भी एलिसिया उसे हरा नहीं सकती। एलिसिया फिर हार मान चुकी होती है। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि सोच रहा होता है कि कुछ भी करके उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। गैलफोर्ड एलिसिया को फिर कहता है अगर उसे योर मैजेस्टी को कुछ बताना है तो वो जाके बता दे। गैलफोर्ड फिर अपने बारे में बताएगा और वो उसके साइड हो जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। वही डियाबोलो इस बैरियर के कोर को ढूंढने लग जाता है और वो फोकस करते हुए किस तरह इसके कोने तक पहुंच जाता है। वही हम मीडिया उसको देखते हैं जो कि हुक्म दे देता है कि शेरा को पकड़ लिया जाए और बाकी सब जो भी उसके रास्ते में है उन्हें मार दिया जाए। पर डियाबोलो उस बैरियर को उतने में तोड़ देता है। गैलफोर्ड ये देख के डियाबोलो से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, पर गैलफोर्ड इसे कहता है कि वो एक एडवेंचरर है, एक नाइट की फीलिंग उसके देश के बारे में क्या होती है डियाबोलो उसे कभी भी नहीं समझ पाएगा और उसे क्या लगता है एक मॉन्स्टर उसे कभी भी हरा पाएगा। पर डियाबोलो से कहता है कि वो अपने अपोनेंट को काफी हल्के में ले रहा है और अगर गैलफोर्ड डियाबोलो को लड़ाई के वक्त हल्के में लेता है तो डियाबोलो इस दुनिया से इसका नामो निशान खत्म कर देगा। फिर डियाबोलो और गैलफोर्ड के बीच में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। गैलफोर्ड इससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है, पर डियाबोलो कहता है कि उसने अपनी पावर का अभी तक यूज नहीं किया है। गैलफोर्ड डियाबोलो को एक भी ऐसा मूव करने नहीं दे रहा होता है जिससे उसे एक मौका मिले गैलफोर्ड के ऊपर हमला करने का। पर डियाबोलो किसी तरह यहाँ पे ट्रैप बिछा देता है जिसमें गैलफोर्ड फंस जाता है और ये इतनी ज्यादा ट्रैप होते हैं कि गैलफोर्ड उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। पर गैलफोर्ड इसे कहता है कि 30 साल हो गए उसने अब तक डियाबोलो जैसा एक विरोधी नहीं देखा है। पर डियाबोलो कहता है कि लगता है उसने कमजोर लोगों से अब तक फाइट की है। डियाबोलो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। दरअसल डियाबोलो गैलफोर्ड जैसे कैरेक्टर को गेम में काफी बार हरा चुका है और उसे बिल्कुल नहीं खबर कि डियाबोलो ने इतने लोगों को हराया है कि जिसके ऊपर गैलफोर्ड विश्वास भी नहीं कर सकता। डियाबोलो फिर अपनी ताकत का यूज करके गैलफोर्ड को जमा देता है, पर गैलफोर्ड के ऊपर ये बिल्कुल काम नहीं आता और वो डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। पर डियाबोलो अभी भी अपने स्किल को यूज नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसने एक स्किल यूज किया है। इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं जो गैलफोर्ड है वो जमीन पे
गिरा हुआ है, पर डियाबोलो अभी भी उठा होता है क्योंकि उसने आखिर में लाइटनिंग बुलेट का यूज कर लिया होता है, जिस वजह से गैलफोर्ड इस मैच को हार गया। पर डियाबोलो अचानक से देखता है कि गैलफोर्ड वापस खड़ा हो रहा है। डियाबोलो सोचता है ये किस मिट्टी का बना हुआ है। डियाबोलो फिर इसे धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि डियाबोलो का इंटरेस्ट अब गैलफोर्ड के ऊपर से खत्म हो चुका है क्योंकि गैलफोर्ड उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर है और गैलफोर्ड को अब समझ जाना चाहिए कि गैलफोर्ड कभी भी डियाबोलो को चाहकर भी हरा नहीं सकता। बट गैलफोर्ड इसे कहता है कि योर मैजेस्टी डियाबोलो को नहीं छोड़ेंगे। पर उतने में एलिसिया यहाँ पे आती है और गैलफोर्ड को कहती है वो इस चीज की रिपोर्ट खुद योर मैजेस्टी को देगी और इसके बारे में बताएगी कि गैलफोर्ड अपने देश के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करता। डियाबोलो फिर गैलफोर्ड को कहता है कि अगर उसे मरना है तो मरे, पर अगर दोबारा से इसने डियाबोलो के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो डियाबोलो इसके पूरे शहर को राख में मिला देगा। गैलफोर्ड डर जाता है और यहाँ से वापस जाने का फैसला कर देता है। उतने में हम देखते हैं रैम को जो डियाबोलो के पास आती है और वो कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा उसने गैलफोर्ड को हरा दिया। रैम फिर डियाबोलो से हीलिंग पोशन मांगती है। डियाबोलो इससे फिर पूछता है क्या उसे कहीं चोट लगी है, पर रैम इसे कहती है ये इसके लिए नहीं है, ये तो सारे एल्फ के लिए जिन्हें इन्होंने चोट पहुंचाई है। डियाबोलो फिर सारे पोशन रैम को दे देता है जो भी उसके पास होते हैं, पर जाने से पहले रैम शेरा का ख्याल रखने के लिए कहती है डियाबोलो को। डियाबोलो फिर जब शेरा के पास जाता है तो वो काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। शेरा फिर डियाबोलो को कहती है कि उसे इंटरनेशनल वॉर के बारे में बिल्कुल नहीं पता और वो अपने बड़े भाई से काफी नफरत किया करती थी, पर उसे कभी भी नहीं लगा था कि ये दोनों ऐसे बिछड़ जाएंगे। ये फिर डियाबोलो के कंधे पे अपना सर रख के रोने लग जाती है। हमें फिर करीब 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ एल्फ और इंसानों के बीच में अब लड़ाई रुक चुकी होती है और यहाँ पे शेरा काफी ज्यादा उदास थी पहले, पर किसी तरह रैम ने उसे संभाला और वापस अपनी एनर्जी को गेन कर रही है। और सेलिसर ने किसी तरह कीरा के बारे में एल्फ के नेशन को समझा दिया। और बात रही डियाबोलो की तो वो काफी अनमोटिवेट फील कर रहा होता है और साथ ही साथ इनकी जेब अब खाली होती है, यानी कि इनके पास एक भी रुपया नहीं है। दरअसल गैलफोर्ड ने इन्हें ये मिशन दिया था, पर गैलफोर्ड के साथ लड़ाई होने की वजह से इन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। डियाबोलो इससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और साथ ही साथ गैलफोर्ड को गालियां दे रहा होता है। पर उतने में यहाँ पे सिल्विया आ जाती है जो कि कहती है कि उसे पता है कि डियाबोलो काफी ज्यादा अनमोटिवेट फील कर रहा है, इसी वजह से वो डियाबोलो के लिए कुछ खास चीज लाई है जो कि है वाइन, जो कि इसकी मैजिक के पॉइंट को वापस प्लस करने में काम आएगी और ये डियाबोलो को इसके साथ पीने के लिए कहती है। पर डियाबोलो अपनी असली जिंदगी में एक अच्छा ड्रिंकर नहीं है तो उसे नहीं पता ये कैसा रिएक्ट करेगा, पर ये सोचता है ये डियाबोलो की बॉडी है तो शायद इसे चढ़ेगी नहीं और डियाबोलो बिना कुछ सोचे समझे एक बार में उस ड्रिंक को पी लेता है। सेल्वी डियाबोलो की तारीफ करती है कि डियाबोलो से एक बार में पी गया, उसे चढ़ी भी नहीं, पर डियाबोलो को एकदम चढ़ चुकी होती है। डियाबोलो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उसके सामने सेल्वी होती है तो उसे तकिया समझ के वो सो जाता है। डियाबोलो फिर देखता है कि सेल्वी की एक जगह चुभ रही होती है उसे, तो यहाँ पे उस जगह को हाथ लगाने लग जाता है। सेल्वी इसे उस चीज को खींचने के लिए मना करती है, पर डियाबोलो उसकी बात नहीं सुनता और उसे खींच देता है और सेल्वी को तकिया समझ के सो जाता है। सेल्वी इसे उठने के लिए कहती है, पर डियाबोलो उसकी बात नहीं सुनता और उसके एक ऐसी जगह हाथ लगा देता है जिसमें सेल्वी को भी मजा आता है। पर सेल्वी इसे कहती है कि डियाबोलो को अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी जो भी डियाबोलो ने सेल्वी के साथ किया होता है। डियाबोलो अभी भी सेल्वी के ऊपर से हट नहीं रहा होता है, जबकि उसने इसके साथ इतना कुछ कर लिया होता है। कहानी की शुरुआत में हम एलिसिया को देखते हैं जो कि कहती है कि आखिरकार मॉर्टल इतने गंदे क्यों है, उन सबको मर जाना चाहिए। वहीं पे हमें दूसरे और दिखाया जाता है जहां एक इंसान ने पूरे विलेज को तबाह कर दिया होता है, वहां के लोगों को मार दिया होता है, जो कि कह रहा होता है कि आखिरकार इंसान डीमन लॉर्ड को मानते क्यों है, उन सबको जीने का कोई भी हक नहीं है, उन सबको मर जाना चाहिए। वहीं पे हमें दिखाया जाता है इंपीरियल कैपिटल 7 वॉल कैसल ग्रैंडोस की यहाँ पे, जहां हम एलिसिया को देखते हैं जो कि काम वाली से बात कर रही होती है। काम वाली से कहती है कि काफी दिन हो गए उसने एलिसिया को नहीं देखा। एलिसिया कहती है वो एक मिशन में थी, इसी वजह से वो काफी बिजी थी, पर ये काम वाली फिर चली जाती है। हम फिर देखते हैं यहाँ पे कोई सोल्जर आ जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो एलिसिया से पूछता है क्या उसने हीज मैजेस्टी को ग्रीनवुड की रिपोर्टिंग दे दी है। ये कहती है कि हाँ उसने ग्रीनवुड की रिपोर्टिंग दे दी है। इस बंदे का नाम सेडलर होता है। एलिसिया फिर से पूछती है कि सर सेडलर आपका क्या हुआ, आप तो साउथ विलेज के वहाँ गए थे ना, वहाँ पे क्या हुआ। सेडलर से बताता है कि इसने हर एक को मार दिया उस विलेज में, क्योंकि वो सभी के सभी डीमन लॉर्ड के ऊपर विश्वास रखते थे। एलिसिया फिर से पूछती है कि वो मॉर्टल रेस से हेट करता है। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो उन्हें प्यार करता है क्योंकि इन सभी को गॉड ने बनाया, पर वो उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता जो कि डीमन लॉर्ड में मानते। एलिसिया फिर यहाँ से वापस जाने लग जाती है। सेडलर से पूछता है क्या वो फेल्ट्रा में जा रही है, तो एलिसिया कहती कि हाँ। ये इसे कहता है कि उसने सुना है कि फेल्ट्रा में कोई है जो कि डीमन लॉर्ड में मानता है और उसने डीमन लॉर्ड की रिवाइव होने की भी अफवाह सुन रखी है जो कि वेस्टर्न सिटीज से आ रही है। वही हमें रैम के यहाँ दिखाया जाता है जो कि शेरा को समन की प्रैक्टिस करवा रही होती है। शेरा यहाँ पे अपनी पहली समन करने वाली होती है डियाबोलो के बाद। यहाँ पे वो एक बर्ड को समन करती है जो कि एक टर्की शूट बर्ड होता है जिसकी आंखें काफी ज्यादा तेज होती है। इसकी वजह से रैम इसे बताती है कि जिस
इसने अगर इसे समन किया है तो ये इसकी आंखों से सब कुछ देख सकती है क्योंकि इसका समन है। पर ये सोचती है काफी ज्यादा बेकार है, ये तो सिर्फ देख सकती है, इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। रैम इसे कहती है कि हाँ ये ज्यादा काम करता नहीं है पर ये कई सारी चीजों में तुम्हारा काम आ सकता है। जिसके बाद रैम इसे फिर एक क्रिस्टल देती है जिससे ये इसे एक स्लेव को पट्टा पहना सकती है और ये डियाबोलो को भी एक देती है जो कि इसने क्रॉस रिवर्स में कभी देखा ही नहीं था। शेरा फिर यहाँ पे स्पेल कास्ट करने लग जाती है। स्पेल कास्टने के बाद वो पत्थर अपने मुंह में लेती है और उसके सर पे किस कर देती है जिसकी वजह से ये शेरा का अब स्लेव बन चुका है। रैम फिर शेरा को कहती है अच्छा हुआ इस बार मैजिक रिफ्लेक्ट नहीं। अब शेरा कहती है वो एक बर्ड की गुलाम नहीं बनना चाहती। उतने में डियाबोलो से कहता है कि ये टर्की शूट है ना, इसके बारे में मुझे कई सारी चीजें पता है और शायद से ये बर्ड शेरा के काफी काम आ सकता है। डियाबोलो फिर यहाँ पे एक सिक्के को लेता है हाथ में और उसे हवा में फेंक देता है और शेरा को वहाँ देखने के लिए कहता है पर शेरा काफी दूर तक देखती है फिर भी उसे वो कॉइन नहीं दिखता। डियाबोलो फिर शेरा के समन को उसे भेजने के लिए कहता है। शेरा अपने समन को भेज देती है और वो पंछी हवा में उड़ जाता है। शेरा को फिर कुछ देर में एहसास होता है कि वो आसपास की सारी चीज देख पा रही है जो कि वो पंछी देख रही है। शेरा को इस चीज से काफी अच्छा लगता है। डियाबोलो फिर शेरा को कहता है क्या उसे कोई सिक्का दिख रहा है। शेरा फिर कहती है कि हाँ उसे सिक्का दिख गया है। डियाबोलो फिर शेरा को एरो से उस सिक्के के ऊपर निशाना लगाने के लिए कहता है और शेरा ऐसे ही करती है और वो निशाना लग भी जाता है। शेरा इससे काफी ज्यादा खुश होती है। डियाबोलो फिर इन्हें कहता है कि किसी भी समन को तुम अपने हिसाब से यूज कर सकती हो अगर तुम्हें उसे यूज करना आता हो तो। रैम डियाबोलो से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। वो कहती है कि उसे पता नहीं था कि डियाबोलो को इतना कुछ आता है पर डियाबोलो ने ये सारी चीज तो गेमिंग गाइड से सीखी होती है। शेरा को पहले लगा था कि उसने एकदम बेकार समन किया पर उसे अब काफी अच्छा लग रहा होता है। उतने में उसे कुछ स्मेल आती है। उसके बाद वो रैम को कहती है कि रैम को अब नहा लेना चाहिए, उसने काफी दिनों से नहाया नहीं है। रैम इसे कहती है इसके शरीर से बिल्कुल बदबू नहीं आ रही है। शेरा फिर कहती है तुम डियाबोलो से भी पूछ सकती हो। डियाबोलो कहता है कि इसमें मैं क्या करूं। रैम फिर से कहती है कि अगर तुम ऐसा करते रहोगी तो उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। शेरा फिर कहती है कि हम एक साथ क्यों नहीं नहा लेते। डियाबोलो सोचता है एक साथ नहा लेंगे। वहीं पे हम देखते हैं शेरा के फिर कपड़े उतर जाते हैं और साथ ही साथ रैम के भी। डियाबोलो हैरान होता है कि तुम्हारे पास स्विम सूट नहीं है क्या। शेरा इससे कहती है कि स्विम सूट क्या होता है। उतने में रैम भी कहती है तो नॉर्मल बात है, कपड़े उतार के तभी तो तुम नहा सकते हो। पर यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि तुम दोनों वहाँ पे नहा लो और अपनी जो स्मेल है उसे भगाओ, मैं जब तक यहाँ पे छुपा हुआ हूँ मैं तुम दोनों को नहीं देख सकता ऐसी हालत में। इतने में ये दोनों कहते हैं इन दोनों के अंदर से बिल्कुल स्मेल नहीं आती। ये दोनों फिर नहाना चालू कर देती है। यहाँ पे फिर रैम इसे डांटती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसके अंदर से स्मेल आ रही है। उतने में शेरा से चाटने लग जाती है। रैम इसे मना करती है चाटने के लिए पर शेरा रुकती नहीं है। शेरा फिर रैम को उसे चाटने के लिए कहती है पर रैम कहती है तुम कितनी अजीब हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं चाटने वाली और उसके बलून्स के साथ ये खिलवाड़ करने लग जाती है और उसे फैट बुलाती है। वहीं पे हम देखते डियाबोलो को जिसकी हालत पतली हो रही थी। वो सोचता है कि उसे पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए पर वो देखता नहीं है। पर अचानक से इसे रैम की चिल्लाने की आवाज आती है। डियाबोलो जब मुड़ के देखता है तो देखता है यहाँ पे एडलगार्ड होती है। यहाँ पे डियाबोलो से पूछता है आखिरकार एडलगार्ड यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे ये कहती है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आई है आज। इसे किसी पर्सन ने बताया कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड उसे मिल सकती है और डीमन लॉर्ड की सोल जो है वो रैम के अंदर से वो महसूस कर सकती है। मतलब अब एडलगार्ड को भी पता चल गया है कि रैम के अंदर डीमन लॉर्ड की आत्मा है पर शेरा को पता नहीं होता और शेरा रैम से पूछती है आखिरकार ये सब क्या कर रही है। तो यहाँ पर रैम इसे बताने के लिए तैयार हो जाती है और शाम तक सब कुछ इसे बता देती है। रैम शेरा को समझाती है कि वो नहीं चाहती थी कि शेरा इतने बड़े सीक्रेट को अपने सर के ऊपर ढोते रहे पर शेरा इसको गले लगा लेती है और कहती है कि रैम को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा शेरा उसके साथ रहेगी और जब भी वो प्रॉब्लम में होगी वो हमेशा उसकी हेल्प करेगी। रैम फिर से कहती है इसे किसी भी हाल में डीमन लॉर्ड को हरा के रहना है। उतने में एडलगार्ड ने कहती कि क्या तुम लोग सचमुच डीमन लॉर्ड को हराना चाहते हो। रैम फिर से कहती है इसके लिए उसके पास कुछ सवाल है। उसने सोचा था जब भी किसी फॉरेन को पता चलेगा कि उसके अंदर डीमन लॉर्ड की आत्मा है वो उसे मार देंगी। एडलगार्ड इसे बताती कि डीमन लॉर्ड को वापस जिंदा करना ये कोई आसान बात नहीं है। ये फिर डियाबोलो को बताती कि एक रिचुअल होता है जिसकी वजह से इसकी जान को ज्यादा खतरा नहीं होगा और डीमन लॉर्ड भी वापस रिवाइव हो जाएगा। पर इसे पता है डियाबोलो इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, इसी वजह से डियाबोलो को वो रिचुअल सिखाएगी और ये सिर्फ देखेगी, ये रैम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी। डियाबोलो फिर सोचता है कि आखिरकार इसने रैम को वादा किया था वो इसे पूरा कर सकता है और रैम की जान को खतरा भी नहीं है। पर सवाल ये है कि क्रिबस क्लम को हरा पाएगा कि नहीं। पर इसके बावजूद डियाबोलो कहता है कि ठीक है तुम मुझे रिचुअल सिखाओ, मैं किसी भी हाल में रैम को इस चीज से आजाद करवा के रहूंगा और उस डीमन लॉर्ड को भी हरा दूंगा। पर यहाँ पे ये कहती है कि डीमन लॉर्ड को हराना इतना आसान नहीं है। पर डियाबोलो कहता है कि लगता है वो कुछ भूल रही है, वो दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है। ये दोनों फिर अपने अपने हथियार एक दूसरे की गर्दन के लगा देते। एडलगार्ड फिर से डियाबोलो को कहते हैं कि 3 दिन के बाद ये स्टारफोल्ड टावर के वहां पे वेट करेगी इसका। डियाबोलो इसकी बात के लिए मान जाता है और फाइनली वो रैम के कर्ज को हटा पाएगा और 3 दिन के बाद ये अपना स्कोर भी सेटल कर लेंगे। हमें फिर 3 दिन बाद दिखा जाता है जहाँ ये तीनों एक रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं। यहाँ पे एलिसिया आ जाती है जो कि डियाबोलो से बात करने के लिए आई होती है। वो इन सबको कहते हैं कि वो अभी इंपीरियल कैपिटल से लौट के आई है। तो डियाबोलो पूछता है कि वो इतनी जल्दबाजी में क्या है। एलिसिया फिर से बताती है कि डियाबोलो को कुछ दिन के लिए अपने इन में रहना पड़ेगा, यानी कि अपने रूम में कैद रहना पड़ेगा। डियाबोलो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, इंपीरियल सिटी में कुछ हुआ है क्या। ये डियाबोलो को बताते हैं कि सेटलर इसी टाउन में जिसका लेवल 100 के ऊपर है, जो कि
कि एक नाइट है और वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो कि डीमन लॉर्ड में मानते हैं। सैडलर उन लोगों से काफी नफरत करता है और वो उन्हें मार भी देता है। यहीं पे डीमन लॉर्ड यानी कि हमारा डियाबोलो सोच रहा होता है कि तो खुद ही क्लेम करता है कि वो डीमन लॉर्ड है, पर ये सोचता है कि एलिसिया की आइडिया बढ़िया है कि वो अपनी इन में बैठा रहेगा जब तक ये सैडलर के नाम का बंदा यहाँ से चले ना जाए। पर एलिसिया देखती कि सैडलर इसके सामने आ जाता है। सैडलर एलिसिया कोई ढूंढ रहा था, वो उसे बात करना चाहता था। वो सोचता है कि एडवेंचरर एलिसिया के साथ आखिर क्या कर रहे हैं। सैडलर फिर अपना नाम बताता है और वो कौन है ये भी बताता है इन्हें। इसकी बातें सुन के डियाबोलो की सटक जाती है, जिसके बाद वो कहता है उसका नाम डियाबोलो है जो कि दूसरी दुनिया से है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है पर अब काफी ज्यादा टाइम निकल चुका होता है। सैडलर डियाबोलो को कहता है कि वो काफी ज्यादा फनी है। उसने ऐसा सुना है कि एडवेंचरर काफी ज्यादा क्लेम करते हैं कि वो खुद एक डीमन लॉर्ड है। यहाँ पे एलिसिया भी इसको कवर करने की कोशिश करती है, पर सैडलर कहता है अगर ये जोक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एलिसिया उन लोगों के साथ घूम रही है जो कि डीमन लॉर्ड में मानते हैं। पर एलिसिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में यहाँ पे रैम कहती है सैडलर को कोई प्रॉब्लम है क्या, एलिसिया किसी से भी मिले। इतने में सैडलर को गुस्सा आ जाता है जो कि कहता है कि एक स्लेव होगी उतनी ज्यादा रूड है, उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। जिसके बाद वो डिमांड पनिशमेंट का यूज करता है और रैम की सांस से रुकने लग जाती है। सैडलर फिर इसे बताता है कि गॉड ने इसे पावर दी है ताकि वो लोगों को पनिश कर सके जिन्हें पनिश किया जाए। डियाबोलो को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो रैम को देखता है तो उसके गर्दन के ऊपर किसी ने एक मैजिक का यूज किया होता है। तो डियाबोलो इसे कहता है कि वो काफी ज्यादा स्टूपिड स्टंट कर रहा है क्योंकि वो किसी काम का नहीं है और वो इसे एक डिवाइन पनिशमेंट का नाम देता है। डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके रैम के गले से उस मैजिक के बैरियर को तोड़ देता है। यहाँ पे फिर ये पूछता है कि लगता है डियाबोलो को गॉड के पावर के ऊपर शक है। डियाबोलो इसे कहता है कि ऐसी स्टूपिड मैजिक उसके ऊपर काम नहीं आने वाली। जिसके बाद सैडलर अपनी पावर का यूज करके डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है, पर डियाबोलो उस पावर को रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि सैडलर के ऊपर हो जाता है और सैडलर एक मूर्ति बन जाता है। एलिसिया डियाबोलो से पूछती है आखिरकार सैडलर को हुआ क्या। डियाबोलो से बताता है कि सैडलर ने इसके ऊपर पावर का यूज करने की कोशिश की पर डियाबोलो ने उसे रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सैडलर अपनी जाल में खुद फंस गया। पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सैडलर अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पे फिर सैडलर के आदमी उसे कंधे पे उठा के यहाँ से ले जाते हैं। या फिर डियाबोलो को कहती है कि सैडलर को ऐसे जाने देना ठीक रहेगा क्या। तो डियाबोलो कहता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या उसे मैं मार दूं। एलिसिया कहती है उसका ये मतलब नहीं था, पर डियाबोलो कहता है कि चिंता मत करो, अगर उसने उसके ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो डियाबोलो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएगा। वही हम देखते शाम हो जाती है और रैम के डी स्टारफॉल टावर पे जाने का समय हो चुका होता है। डियाबोलो फिर इन दोनों को कहता है कि चलो स्टारफॉल टावर में चलने का समय हो चुका है, पर शेरा कहती है हमें एलिसिया को बता देना चाहिए, वो समझ जाएगी। पर डियाबोलो कहता है कि वो इंपीरियल नाइट है, वो बिल्कुल भी इस चीज को समझ नहीं सकती। रैम डियाबोलो को कहती है कि उसे पता है, पर फिर भी वो एलिसिया के ऊपर विश्वास करना चाहती है क्योंकि एलिसिया ने इनका काफी ज्यादा साथ दिया होता है और रैम एलिसिया को भी शेरा जैसी अपनी एक दोस्त मानती है। ये फिर एलिसिया को सब कुछ बता देते हैं। एलिसिया कहते हैं कि शेरा काफी चीजों से गुजरी होगी, पर शेरा को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी भी हाल में शेरा की मदद करके रहेगी। वहीं पे हम देखते हैं एडलर को जो कि स्टारफॉल टावर में वेट कर रही होती है। कहानी की शुरुआत होती है एडलगार्ड को दिखाते हुए जो कि स्टारफॉल टावर में डियाबोलो का वेट कर रही होती है और डियाबोलो आ भी जाता है। यही डियाबोलो का समन क्या होता है, इसी वजह से डियाबोलो को पुराने दिन याद आ जाते हैं। एडलगार्ड फिर डियाबोलो को कहती है उसने सारी रिचुअल की तैयारी कर ली है। फिर डियाबोलो एलिस से उसे मिलाता है और कहते हैं ये हमारे साथ है और ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे रिचुअल से तकलीफ होता है। एडलगार्ड इससे मान जाती है। डियाबोलो पहले सोचता है कि इतनी जल्दी कैसे मान गई। एडलगार्ड फिर डियाबोलो को बताते है कि इस रिचुअल में ट्रिबल्स क्लम की सोल के अंदर उसे अपनी पावर डालनी पड़ेगी, यानी कि डीमन लॉर्ड के सोल को उसे पावर देनी पड़ेगी अपनी मैजिक के थ्रू, जिसके बाद ही वो वापस जिंदा हो पाएगी। डियाबोलो रैम से पूछता है क्या सचमुच वो करना चाहती है ये। रैम इसे कहती है उसे डियाबोलो के ऊपर विश्वास है और वही इसे बचा सकता है। ये डियाबोलो के ऊपर विश्वास करती है। डियाबोलो इसे प्रॉमिस करता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए आज वो रैम को आजाद करके रहेगा। जिसके बाद ये रिचुअल चालू हो जाता है जहाँ एडलगार्ड डियाबोलो को रैम के पेट छू के उसके अंदर पावर भरने के लिए कहती है, यानी कि डीमन लॉर्ड के अंदर। रैम कहती है वो उसके ऊपर विश्वास कर रही है और चाहे जो हो जाए डियाबोलो से बचा के रहेगा। डियाबोलो कहता है चिंता मत करो, मैं इसके अंदर पावर डाल के उसे आजाद कर दूंगा, जिसके बाद मैं उसे मार दूंगा। डियाबोलो फिर अपनी पावर को रैम के अंदर डालने लग जाता है और ये इतना गहरा होता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता क्योंकि डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर होता है। डियाबोलो रैम के अंदर डालने लग जाता है पर उतने में एडलगार्ड कहती है कि डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा अंदर है रैम की, इसी वजह से रैम के पेट के ऊपर हमें होल करना पड़ेगा, जिसके बाद ही उस तक एनर्जी जा पाएगी। पर शायरा कहते हैं उसके पेट के अंदर हमने होल किया तो मारी जाएगी। यहाँ पे एडलगार्ड कहती है उसके अलावा एक और हमारे पास होल है। एडलगार्ड डियाबोलो को रैम के पीछे डालने के लिए कहती है। डियाबोलो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और डियाबोलो अब तक इसके लिए तैयार भी नहीं हो, वो भविष्य के लिए तैयारी सोच रहा था पर इतनी जल्दी हो जाएगा कि ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। रैम भी इसके लिए हाँ कर देती है तो डियाबोलो के पास कोई उपाय नहीं होता। रैम इसे कहते है कि डियाबोलो है तो उसे चलेगा और ये डियाबोलो को खुद को बचाने के लिए कहती है। डियाबोलो भी समझ जाता है और रैम के पीछे अपनी उंगली डालने लग जाता है। वो गुफा काफी गहरी थी, इसी वजह से रैम को भी अच्छा लग रहा था।
कुछ ही देर में डियाबोलो अपनी एनर्जी को वहां डालने लग जाता है। एनर्जी उस गुफा में जाते जाते एकदम आखिर तक पहुंच जाती है और ये किसी तरह डीमन लॉर्ड के कोने तक पहुंच जाता है। डियाबोलो फिर रैम को कहता है कि वो अब फिनिश करने वाला है, वो रैम के अंदर डालने वाला है। तो रैम कहती है कि डियाबोलो अंदर डाल दो, जिसके बाद गुफा के अंदर सारी एनर्जी चली जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है और डियाबोलो भी अपनी पूरी पावर रैम के अंदर डाल देता है और हम देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड है वो वापस जन्म ले चुकी होती है। यहाँ पे ये डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर लग रही होती है, आसपास एकदम कोहरा छा चुका होता है। रैम डियाबोलो को फिर कहते हैं कि डियाबोलो किसी तरह इस डीमन लॉर्ड को हरा दो, उसे इस दुनिया में कब्जा करने मत देना। डियाबोलो कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो किसी भी हाल में क्रिब्लस क्लम को हरा के रहेगा। हम फिर देखते हैं क्रिब्लस क्लम सामने होती है इनके और ये एक छोटी सी बच्ची होती है। डियाबोलो सोचता है कि ये लड़की है। डियाबोलो सोच रहा था कि एक आदमी होगा पर ये तो लड़की है, क्रिब्लस क्लम। ये देख के कि डीमन लॉर्ड वापस जिंदा हो चुकी है, एडलगार्ड काफी ज्यादा खुश होती है। डियाबोलो फिर इसे पूछते है क्या सचमुच वो डीमन लॉर्ड क्रिब्लस क्लम है, जिसके बाद ये इसे कहता है कि डियाबोलो डीमन लॉर्ड है दूसरी दुनिया क्या, और वो क्रिब्लस क्लम को आज हरा के रहेगा। तो क्रिब्लस क्लम यानी कि डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि उसे पता नहीं कि असली डर क्या होता है, वो डियाबोलो को सिखा के रहेगी ये असली डर किसे कहा जाता है। और क्रिब्लस क्लम अपनी पूरी पावर का यूज करने लग जाती है, पर अचानक से उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और वो सोचती है कि आखिरकार वो इसे कैसे मारने वाली थी। क्रिब्लस क्लम की यहाँ मेमोरी चली जाती है, वो सोच रही होती है वो आखिरकार डियाबोलो को कैसे मारेगी, कितनी तड़पा के मारेगी। यहाँ पे उतने में शायरा कहती है कि किसी को भी मारना बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पे क्रिब्लस क्लम कहती है कि सचमुच, पर एडलगार्ड कहती है कि आप मॉडल की बात क्यों मान रहे हो, पर क्रिब्लस क्लम कहती है कि उसने कहा तभी तो मैं मान रही हूँ। उतने में रैम क्रिब्लस क्लम से पूछती है आखिरकार डीमन लॉर्ड मॉडल्स को क्यों मारना चाहता है, इसका इसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो सोचती है उसके पास तो कोई रीजन ही नहीं है। तो यहाँ पे रैम कहती है अगर उसके पास कोई रीजन नहीं है तो उसे मारना नहीं चाहिए किसी को भी। और यहाँ पे शायरा भी कहती है कि किसी को मारना बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्रिब्लस क्लम कहती है कि ठीक है वो आज के बाद किसी को भी नहीं मारेगी। और यहाँ पे एडलगार्ड और एलिसिया कहते हैं कि तुम डीमन लॉर्ड होकर एक मॉर्टल रेस को खत्म नहीं करोगी, ये क्या बात हुई। पर एडलगार्ड कहते हैं कि लगता है यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। पर उतने में क्रिब्लस क्लम कहती है कि वो सब छोड़ो, उसे भूख लगी, उसे कुछ खाने के लिए दो। शायरा इसे बिस्किट दे देती है जो कि इसे काफी पसंद आता है। शायरा फिर इसे कहती है कि मेरे पास और है, तुम और भी ले सकते हो। जब क्रिब्लस क्लम और ज्यादा बिस्किट खाती है तो उसे काफी ज्यादा स्वाद पसंद आता है और ये फैसला कर लेती है इसका मकसद है कि पूरी दुनिया की बिस्किट को खा लेना। वही डियाबोलो सोच रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे बिल्कुल गलतफहमी हुई है। हम फिर देखते डियाबोलो रैम को उठा के ले जा रहा होता है। रैम इसे कहते इसे छोड़ दे, पर डियाबोलो कहता है कि नहीं। पर उतने में यहाँ पे डीमन लॉर्ड के आर्मी का एक हेड आ जाता है जो कि क्रिब्लस क्लम के सामने झुक जाता है और इसे कांग्रेट्स करता है क्योंकि वो दोबारा से पैदा हो पाए। इसका नाम होता है एलोरेक्स, जो कि डीमन लॉर्ड्स की जनरेशन से सेवा करते आए हुए है। एडलगार्ड डियाबोलो को बताते हैं कि ये पूरे आर्मी का हेड है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी। एलोरेक्स फिर डीमन लॉर्ड को कहता है उसकी दोबारा जन्म लेने की खुशी पे वो इन सभी मॉडल्स को मार देना चाहता है, जिससे वो अपनी खुशी जाहिर करेगा। और वो डीमन लॉर्ड के जिंदा होने की वजह से आज सेलिब्रेशन के मूड में भी लग रहा होता। पर क्रिब्लस क्लम इसे कहती है अगर उसने मॉडल्स को मार दिया तो बिस्किट कहाँ खाएगी, कौन इसके लिए बिस्किट बनाएगा। एलोरेक्स समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, डीमन लॉर्ड डार्क बीइंग है, वो ऐसे कभी भी हरकत नहीं करेंगे। इसका मतलब डीमन लॉर्ड की पैदाइश में कुछ कमी हुई है, इसी वजह से मार के दोबारा से एक और नए डीमन लॉर्ड को पैदा करना पड़ेगा। पर यहाँ पे एडलगार्ड इसके खिलाफ होती है, ये इसे कहती है डीमन लॉर्ड के अलावा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एलोरेक्स इसे कहता है कि इसकी गलती की वजह से डीमन लॉर्ड ऐसे बने हैं और ये एडलगार्ड को पकड़ के बहुत बुरी तरह मारता है और इसे पकड़ पकड़ के पीट पीट के कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती और तुम्हारी वजह से डीमन लॉर्ड की सोल बर्बाद होगी। डीमन लॉर्ड की सोल्स काफी लिमिटेड होती है। उतने में हम देखते डियाबोलो इसके ऊपर हमला कर देता है पर ये इसके अटैक को डॉज कर देता है। एलोरेक्स डियाबोलो को कहता है उसकी हिम्मत कैसी हुई एक डीमन होके एक फॉलन के ऊपर हमला करने की। डीमन लॉर्ड यानी कि डियाबोलो से कहता है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है, वो कोई आम डीमन नहीं है, वो एक डीमन लॉर्ड है जो कि दूसरी दुनिया से है और उसकी हिम्मत कैसे हुई इसे एक आम डीमन से कंपेयर करने की। जिसके बाद डियाबोलो इसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसके बावजूद एलोरेक्स काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। डियाबोलो और उसके बीच में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। एलोरेक्स को लग रहा होता है कि डियाबोलो उससे काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से वो उसे हरा देगा। पर डियाबोलो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का यूज करता है जिसकी वजह से उसका मैजिक उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। एलोरेक्स फिर डियाबोलो से पूछता है आखिरकार वो रिंग उसे कहाँ से मिली, ये फर्स्ट डीमन लॉर्ड की रिंग है। दरअसल डियाबोलो ने गेम में फर्स्ट डीमन लॉर्ड को हराया था जो कि किसी ने भी हराया नहीं है उस गेम में, इसी वजह से उसे ये रिंग मिली गिफ्ट के तौर पर। डियाबोलो समझ जाता है कि एलोरेक्स पिछले 2 जनरेशन से डीमन लॉर्ड की सेवा करते आया है, तो उसे पता चल गया कि ये पहले डीमन लॉर्ड की रिंग है।
डियाबोलो फिर से जवाब देता है कि चाहे वो जो कर ले वो डियाबोलो को कभी नहीं हरा सका क्योंकि वो असली डीमन लॉर्ड है। पर किसी तरह डियाबोलो की नजर से बचते हुए ये क्रिबल्स क्लैम्प के ऊपर हमला कर देता है। डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। किसी तरह रैम इसे बचा लेती है। क्रिबल्स क्लैम्प को ज्यादा चोट लगती नहीं है। यहाँ पे क्रिबल्स क्लैम्प रैम का शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचाई, पर रैम इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। एलोरिक्स फिर डियाबोलो से पूछता है आखिरकार वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे। डियाबोलो इसे बताता है कि आखिरकार वो डीमन लॉर्ड है। एलोरिक्स यहाँ से भाग जाता है। एलिसिया फिर डियाबोलो को कहती है उसे ऐसे जाना देना ठीक होगा। डियाबोलो कहता है कि चिंता मत करो, उसकी मैजिक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं है और जब भी वो मेरे पीछे आएगा मैं उसे हरा दूंगा। और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, हमें सिटी की ओर बढ़ जाना चाहिए। क्रिबल्स क्लैम्प फिर एडलगार्ड को कहती है कि वो ह्यूमंस के साथ रहने जा रही है उसकी सिटी में और वो चाहती है कि एडलगार्ड कभी भी इंसानों के ऊपर दोबारा से हमला ना करे। और एडलगार्ड यहाँ से चली जाती है, पर सिटी में क्रिबल्स क्लैम्प का असली नाम यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको नया नाम देने का सोचते हैं। और शेरा फिर इसे नया नाम देती है जो कि होता है क्लमचान, और आज से हम इसे यही बुलाएंगे। हमें फिर होटल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ डियाबोलो बिस्तर में लौट जाता है क्योंकि आज उसने काफी ज्यादा मैजिक का यूज कर लिया होता है। क्लेम फिर शेरा से पूछती है आखिरकार डियाबोलो को हुआ क्या है। शेरा इसे बताते हैं कि डियाबोलो जब भी अपनी ज्यादा मैजिक का यूज करता है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो ऐसे ही पड़ जाता है। ये क्लेम के साथ नहीं होता क्या। क्लेम इसे बताती है वो डीमन लॉर्ड है तो उसकी एनर्जी इन्फिनाइट है और वो कभी भी थकती नहीं है। डियाबोलो फिर शेरा से पूछता है आखिरकार रैम और एलिसिया के साथ क्या हुआ। शेरा इसे बताती है कि यहाँ पे जगह नहीं थी, इसी वजह से एलिसिया के साथ रैम सोने के लिए चलेगी। होते में डियाबोलो जब सर उठाता है वो देखता है कि शेरा अपने कपड़े उतार रही होती है। शेरा से ये पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। शेरा से कहती है ये रिचार्ज करना चाहती है इसे और ये उसके ऊपर चढ़ जाती है और ये साथ ही साथ क्लेम को भी बुला लेती है और ये दोनों मिलकर डियाबोलो को चार्ज करने लग जाते हैं। और डियाबोलो सोचता है कि आखिरकार वो हेवन में पहुंच गया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। धीरे धीरे इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही होती है और साथ ही साथ ये तीनों एक साथ चार्ज कर लेते हैं। डियाबोलो की एनर्जी पूरी तरह चार्ज हो चुकी होती है और वो काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा होता है, उसे काफी मजा आ रहा होता है। वही हमें एलिसिया को दिखाया जाता है जहाँ उसके पास को दिखाया जाता है जहाँ उसके माँ बाप उसे हमेशा परेशान किया करते थे। इसी वजह से वो चाहती है कि वो डीमन लॉर्ड को वापस न करके पूरी दुनिया को तबाह कर सके, जिसके बाद वो एक सुंदर दुनिया बनाएगी। वही हमें चर्च के यहाँ सेटलर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जो भी मेरी ताकत के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता उन सभी को मर जाना चाहिए और खास करके उस डेमी ह्यूमन को। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शेरा को और क्लेम को जो कि गाना गाते हुए बिस्किट का नाम ले रहे होते हैं और क्लेम को काफी मजा आ रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं एलिसिया को जो कि काफी खराब मूड में लग रही होती है आज। हम फिर देखते हैं क्लेम और शेरा को जो कि एक कैफे में चाय पी रहे होते हैं। दरअसल सली यहाँ पे डियाबोलो से मिलने के लिए आई होती है। डियाबोलो से सब कुछ बता देता है और ये सली से पूछता है वो इसके बारे में क्या सोचता है। सली से कहती है एक डीमन लॉर्ड जो कि बिस्किट से काफी ज्यादा प्यार करती है, उसे नहीं लगता वो कभी भी किसी मॉर्टल रेस को खत्म कर सकती है। उसने तो बस सुना था कि डीमन लॉर्ड आजाद हो चुकी है, इसी वजह से वो यहाँ पे देखने के लिए आई थी, पर इसे देख के तो ऐसा लग रहा है, पर ये सब देख के तो लग रहा है यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। सैली फिर रैम को कहते उसने काफी मेहनत की, रैम इसका शुक्रिया करती है हमेशा उसका साथ देने के लिए। हम फिर देखते हैं शेरा और डियाबोलो को जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। शेरा डियाबोलो को कहती कि सैली काफी ज्यादा समझदार है, उसे पता चल गया कि क्लेम डेंजरस लोगों में से नहीं है। डियाबोलो कहती कि हाँ सैली काफी ज्यादा समझदार है, वो तो सिर्फ फिल्टर की प्रोटेक्शन करना चाहती है। उतने में शेरा देखती है रैम, क्लेम और एलिसिया यहाँ पे गायब हो चुकी होती है। यहाँ पे इन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये तीनों कहाँ गए। वहीं पे हम देखते हैं एलिसिया को जो कि क्लेम और रैम को एक कोने में ले आती है। रैम इससे पूछती है आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शेरा और डियाबोलो को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे एलिसिया कहती है उसका प्लान तो था कि क्लेम को लाके बाद में शेरा को लाए, पर ये बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि वो एक की तरह काम करेगा कि नहीं। तो रैम पूछती है कि कैसा की। वही हमें शेरा और डियाबोलो को इनके यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे डियाबोलो शेरा को कहता है कि तुम यहीं पे रुको, जब वो लोग वापस आए तो मुझे बता देना। और डियाबोलो रैम और क्लेम को ढूंढने के लिए चला जाता है, पर उसे यहाँ पे थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है एलिसिया के यहाँ पे जो कि क्लेम को कहती है आखिरकार उसकी मेमोरी मिसिंग क्यों है। उसे एक फॉलोअर ने कहा था कि मैजिक के अलावा भी डीमन लॉर्ड की मेमोरी वापस लाई जा सकती है। रैम इसकी बातें सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। वहीं पे हम देखते हैं एलिसिया को जो कि कह रही होती है आखिरकार डीमन लॉर्ड की मेमोरीज वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। रैम एलिसिया से पूछती है आखिरकार वो डीमन लॉर्ड की मेमोरी वापस क्यों लाना चाहती है। एलिसिया यहाँ पे अपना चेहरा बदलते हुए कहती है कि अभी अभी तो उसने कहा कि वो हमेशा से ऐसी ही थी, वो हमेशा से यही करना चाहती थी और अभी से प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो उसकी फ्रेंड है, वो उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं। और रैम को उसने कभी भी अपना दोस्त नहीं माना। क्लेम को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है वो उसको पूरी तरह आग में झुलसा देगी। तो यहाँ पे साइको की तरह बात करने लग जाती है और कहती है डीमन लॉर्ड के हाथों मरना उसके लिए सम्मान की बात होगी। इस दुनिया के सारे गंदे मॉर्टल्स को मारना कितना अच्छा होगा ना, वो कितना सुंदर होगा। यहाँ पे रैम समझ जाती है कि उस आदमी को भी इसने भेजा था और एलिसिया भी इस चीज को भी कबूल कर लेती है कि उस आदमी को उसने बेवकूफ बनाया था जिसके बाद फॉलन यहाँ पे एंट्री कर पाया था। वो काफी ज्यादा बेकार इंसान था जो कि इसकी बातों पे आ गया, वो कितना बेवकूफ था। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे सेटलर और उसके आदमी भी आ जाते हैं। सेटलर
एलिसिया को कहता है कि वो एलिसिया को इतनी देर से ढूंढ रहा था। उतने में एलिसिया कहती है कि रैम डीमन लॉर्ड्स को मारने वालों में से। तो यहाँ पे रैम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहती है कि तुम डीमन लॉर्ड को मारने वाले हो, ना कि मैं। पर एलिसिया यहाँ पे इनोसेंट बनती है और कहती है वो तो यहाँ इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी थी और उनका चेहरा इनके सामने आ गया, ये सभी के सभी डीमन लॉर्ड को मारने वालों में से। रैम को इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर सैडलर इसकी बातों पर यकीन कर लेता है और कहता है मुझे पहले शक हो गया था कि तुम डीमन लॉर्ड को मारने वालों में से हो। उतने में रैम इसे कहती कि अब वो पत्थर नहीं है। तो ये कहता है कि हाँ मैं भूल ही गया था, मुझे डीमन लॉर्ड को भी पनिश करना है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास उसकी बारी है। रैम यहाँ पे अपने एक समन को बुला लेती है, बट यहाँ पे सैडलर अपने साथियों को एक शील्ड बनाने के लिए कहता है, पर वो इसके समन के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। रैम इन्हें कहती है अगर वो लोग हटेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। तो सैडलर रैम को बताता है अगर ये लोग मारे भी गए तो इसका मतलब होगा कि गॉड ने इन्हें इन्विटेशन दिया है हेवन का, पर उससे बढ़ के ये है कि ये सब मेरी प्रोटेक्शन करे क्योंकि मैं गॉड के जैसा हूँ, और अगर किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की और वो डर गए मरने से, इसका मतलब उन्हें कभी भी हेवन में जगह नहीं मिलेगी। हम फिर देखते हैं कि रैम के समन को ये लोग मार देते हैं और रैम को ये लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि गॉड के सामने तुम बिल्कुल नहीं टिक सकती। एलिसिया फिर रैम को कहते हैं कि उसे हेटरेट ही चाहिए। उतने में हम देखते हैं जब रैम की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि क्लेम उसके सामने होती है, ये दोनों एक केज में होते हैं। रैम क्लेम से पूछती है वो ठीक तो है ना। क्लेम इसे कहती है कि वो ठीक है, जिसके बाद वो रैम को एक बिस्किट खाने के लिए देती है। क्लेम फिर रैम को कहती है उसे पता चल गया कि उसकी वजह से उसे कितनी सारी चीजों से गुजरना पड़ा, पर उसके बाद भी उसने डीमन लॉर्ड के प्रति अपनी लॉयल्टी बिल्कुल नहीं छोड़ी। पर रैम इसे कहती है कि वो लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। रैम फिर से बताती है कि वो हमेशा क्रिबलस क्लेम डीमन लॉर्ड से हमेशा नफरत किया करती थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा जब उसके सामने है वो उसके साथ कुछ कर क्यों नहीं पा रही। डीमन लॉर्ड की वजह से रैम को काफी कुछ खोना पड़ा। उतने में यहाँ पे क्लेम इसे बताती कि नेचुरल है कि वो उसे हेट करती है क्योंकि रैम को उससे काफी कुछ खोना पड़ा, उसके पास फ्रीडम नहीं थी और उसे हमेशा तकलीफ हुआ करती थी। रैम फिर से पूछती है वो भी तो अकेली सील थी, उसे क्या अकेला फील नहीं होता था। क्लेम इसे कहती है इसे हर चीज से गुजरना पड़ा, ये आधी सोई हुई थी और आधी जागी हुई थी और इन सारी चीजों से इसे गुजरना पड़ा क्योंकि एक डीमन लॉर्ड के तौर पर पैदा हुई है। रैम समझ जाती है कि इसकी भी कोई गलती नहीं है। रैम इसे कहती है कि क्लेम रैम से बिल्कुल अलग नहीं है, इसी वजह से वो क्लेम को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है। क्लेम रैम को कहती है कि वो बात इसने एलिसिया को भी बताई कि उसका सब कुछ ठीक है, पता नहीं फिर भी वो उसका क्या ठीक करना चाहती है। क्लेम फिर रैम को कहती है अगर वो अपनी पावर का यूज करेगी तो इस केज को तोड़ सकती है, पर रैम इसे मना कर देती है क्योंकि वो चाहती है वो हंसती खेलती रहे, वो किसी को भी ना मारे तो ही उसके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि लोग उसे हेट करेंगे। हमें फिर दिखाया जाता है क्लेम और रैम को ये लोग चर्च के यहाँ पे ले आते हैं, जहाँ पे रैम देखती है कि यहाँ टॉर्चर का सामान होता है। रैम सैडलर को कहती है वो जितना भी उसे टॉर्चर कर ले वो कभी भी ये कन्फेस नहीं करेगी वो डीमन लॉर्ड की फॉलोवर है। सैडलर रैम को कहता है वो चाहकर भी उसे बेवकूफ नहीं बना सकती क्योंकि वो एक होली मैन है, उसे गॉड का वरदान मिला हुआ है, इसी वजह से वो रैम को टॉर्चर करके मार देगा और उसके सोल को पवित्र करके हेवन के वहां पे भेज देगा। रैम सैडलर को कहती है कि वो अपने आप को गॉड मानता है। सैडलर कहते हैं कि हाँ मैं गॉड ही हूँ क्योंकि मुझे गॉड का आशीर्वाद मिला हुआ है, मुझे हर चीज गॉड ने दी है और इसी वजह से मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ तुम जैसे डीमन लॉर्ड के फॉलोवर से, और आज तुम्हारा हर चीज मैं काट दूंगा, तुम्हारी कान नाक और तुम्हारी तीत भी, वो सब चीजों को मैं निकाल लूंगा क्योंकि तुमने गॉड को माना नहीं है, तुम डीमन लॉर्ड को मानती हो। मैं एलिसिया से कहती है उसका कुछ काम है इसी वजह से यहाँ से जाना चाहती है। क्लेम रैम से पूछती है उसे हेल्प बिल्कुल नहीं चाहिए क्या। रैम क्लेम को कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसे बस अपने प्रॉमिस को याद रखना है। वहीं पे हम देखते हैं एलिसिया को जो कि कहती है ये शब्द जो कि डीमन लॉर्ड को मानते हैं उसके ऊपर शूट नहीं करते। सैडलर फिर ने कहता है चलो अब टॉर्चर का काम शुरू करते हैं। वही हमें दिखाया जाता है गिल्ड के यहाँ पे जहाँ सभी के सभी इंजॉय कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे डियाबोलो आ जाता है जो कि रैम और क्लेम को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि डियाबोलो क्या हुआ। डियाबोलो इन्हें कहता है क्या तुमने रैम और क्लेम को देखा, पर ये इनसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी घटिया है। ये सोच रहा होता है कि डियाबोलो के अवतार से इसे उतरना पड़ेगा तब जाके ये बात कर पाएगा। पर उतने में एक बच्चा यहाँ पे आ जाता है जो कि कहता है कि पालाडीन को इसने यहाँ पे रैम को ले जाते हुए देखा। तो डियाबोलो कहता है कि वो उसे कहाँ ले गए। ये बच्चा इसे बताता है वो उसे चर्च लेके गए। डियाबोलो उसे बचाने के लिए दौड़ लगाने चालू कर देता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि फॉलन की पूरी आर्मी पेल्ट्रा सिटी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होती है। गेलफोर्ड यहाँ पे अपने एक सिपाही को भेजता है ताकि वो योर मैजेस्टी को ये बता सके। वहीं पे हमें दिखाया जाता है रेडगार्ड को जो कि अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार होती है। वही हमें सैली के यहाँ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बैरियर को किस तरह रोके रखी होती है। हमें फिर रैम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग इसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इसके हाथ में एक कैची होती है पर रैम क्लेम को चिंता करने के लिए मना करती है। ये इसका एक कान काट देता है। रैम को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और साथ ही साथ ये पेट के अंदर एक तलवार घुसा देता है रैम के। ये सब देख के क्लेम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सैडलर को रुकने के लिए कहती है पर सैडलर इसके ऊपर वार कर देता है। क्लेम के कपड़े फट जाते हैं, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि आज इन सबको वो राख में बदल देगी। सैडलर जब ये देखता है कि क्लेम एक फॉलन है तो ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर वार कर देता है। पर यहाँ पे वक्त पे रैम आ जाती है जो कि उसका वार अपने पीठ
पेट पे ले लेती है। क्लेम रैम को कहती है वो इन सबको मार देगी, पर रैम इसे भागने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं जो सेटलर है वो रैम की पीठ में एक एक करके काफी सारी तलवारें घुसा देता है, जिससे जो रैम है वो मारी जाती है। ये देख के रैम का गुस्सा अब काबू में नहीं रहता, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। इसे देख के सेटलर के साथी और ये काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर सेटलर फिर भी हार नहीं मान रहा होता। रैम समझ जाती है कि उसका मतलब क्या था, यानी कि एलिसिया ने जब उसके कान में कहा था उसे वापस जिंदा होने के लिए हेट्रेड चाहिए। और हम देखते हैं जो क्लेम है वो सचमुच डीमन लॉर्ड बन जाती है। ये देख के सेटलर बिल्कुल हैरान हो जाता है, पर वो कहता है कि वो एक गॉड का भेजा हुआ दूत है, वो कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकता। पर हम देखते हैं जो क्लेम है वो पूरी तरह इसकी आंखों को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपनी पावर की मदद से इसे राख में बदल देती है, जो कि इसने कहा था। और हम देखते हैं साथ ही साथ जो क्लेम की पावर है वो बैरियर को भी इफेक्ट कर रही होती है, यानी कि कुछ ही देर में जो बैरियर है वो टूट जाएगा। यहाँ पे डियाबोलो भी आ जाता है, उतने में शेरा भी आ जाती है, जो कि कहती है कि उसने टर्की शूट की मदद से पता लगाया कि जो रैम है उसकी जान खतरे में है और किसी भी हाल में उसको रैम की जान बचानी पड़ेगी। डियाबोलो शेरा को रिकवरी पोशन दे देता है ताकि वो रैम को ठीक कर सके और उतने में वो क्लेम को देख लेगा। शेरा इसे कहती है उसे मारना मत, उसे वापस ले आना। डियाबोलो कहता है कि चिंता मत करो, वो डीमन लॉर्ड है जो कि दूसरी दुनिया से है, वो उस डीमन लॉर्ड से कभी भी नहीं हार सकता, वो भी क्लेम से। वो क्लेम को किसी तरह कंट्रोल करके उसकी नॉर्मल रूप में ले आएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉलन की पूरी आर्मी को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं एडलगार्ड और एलरिक्स को जो कि यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं शील्ड के टूटने का। वहीं पे हम देखते हैं एलिसी यहाँ पे आ जाती है, तो एलरिक्स एडलगार्ड से पूछता है आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो यहाँ एडलगार्ड से बताती है कि ये वही है जिसने आज का प्लान बनाया। एलिशिया काफी खुश लग रही होती है क्योंकि आज वो उस दुनिया को तबाह कर देगी। वहीं पे हमें दिखाया जाता है गैलफोर्ड को जो कि अपने सिपाहियों को तैनात कर रहा होता है। यहाँ पे सिल्विया के से कहती है नॉर्थ साइड के एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे डियाबोलो जा रहा है और वही डीमन लॉर्ड को रोक सकता है। हमें भी डियाबोलो के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो क्लेम को उसके होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो होश में आ नहीं रही होती है। तो ये सोचता है ये फोर्स करके इसे याद दिलाएगा कि आखिरकार डियाबोलो है कौन। डियाबोलो फिर अपनी पावर का यूज करके इसे हराने लग जाता है, पर क्लेम काफी ताकतवर होती है, उसके हर एक अटैक को डियाबोलो मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। डियाबोलो सोचता है अगर उसे अपनी मैजिक स्पेल को एक्टिव करना है तो उसे क्लेम के पास जाना पड़ेगा। डियाबोलो किसी तरह क्लेम के पास जाता है और वहाँ पे एक एरिया बनाने लग जाता है जहाँ पे वो क्लेम को कैद कर सके और उसके ऊपर हमला कर सके, पर क्लेम ऐसा इसे करने नहीं दे रही होती है। क्लेम के हमले एलोरिक से भी काफी ताकतवर होते हैं। हमें फिर शेरा के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो रैम को सारे पोशन पिला देती है। रैम किसी तरह होश में आ जाती है। शेरा फिर से कहती है वो ठीक तो है ना। रैम कहती है वो ठीक है, पर शेरा इससे पूछती है आखिरकार ये सब हुआ कैसे। रैम शेरा को बताती है कि एलिसिया ने इन्हें धोखा दिया, वो हमेशा से डीमन लॉर्ड के ऊपर मानती थी, वो इसकी एक फॉलोवर है। वो चाहती है कि डीमन लॉर्ड की मेमोरी वापस आ जाए जिसके बाद वो पूरी दुनिया तबाह कर दे। इसी वजह से उसने क्लेम के सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिस वजह से क्लेम अपने असली रूप में आ गई है। वही हमें डियाबोलो को दिखाया जाता है जो कि पोशन के बिना लड़ रहा होता है। डियाबोलो इसके ऊपर हमला कर देता है, पर क्लेम काफी ताकतवर होती है, इसके ऊपर एक ग्रेव उठा के फेंक देती है। डियाबोलो को चोट तो लगती है, बाद में उसे याद आता है कि सारे पोशन तो उसने शेरा को दे दी थे, पर फिर भी डियाबोलो बिना पोशन के क्लेम से लड़ने का फैसला करता है। हम देखते हैं शेरा को जो कि नहीं देख रही होती है, पर अचानक से क्लेम इसके ऊपर पत्थर फेंक देती है, पर वक्त पे यहाँ पे एमिल आ जाता है जो कि खुद चोट खा के रैम और शेरा को बचा लेता है। हमें फिर दिखाया जाता है क्लेम को जो कि अपनी पावर का यूज करके डियाबोलो के ऊपर हमला कर रही होती है। डियाबोलो किसी तरह अपनी कास्टिंग पूरी कर लेता है और ये एमिल से पूछता है क्या उसने शेरा और रैम को भेज दिया बाहर। वो कहता है कि हाँ, जिसके बाद डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके यहाँ पे एक शील्ड बना देता है और क्लेम को उसके अंदर कैद कर देता है और अपनी पावर की मदद से क्लेम के ऊपर हमला कर देता है और अपने सारे एलिमेंट का यूज करके क्लेम के ऊपर हमला कर देता है। क्लेम को काफी ज्यादा नुकसान होता है, वो डैमेज को सह नहीं पाती। क्लेम फिर एक जगह पड़ी होती है, पर फिर भी वो एक डीमन लॉर्ड है, उसकी एनर्जी इतनी जल्दी नहीं जा रही होती है, वो उठ खड़ी होती है। पर उतने में शेरा और रैम यहाँ पे आ जाते हैं। क्लेम शेरा और रैम के पास जाती है। शेरा इसे कहती है अगर उसे बिस्किट खाना है तो अपने असली रूप में आ जाए तो ही बेहतर रहेगा। रैम भी इसे समझाती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत बात है। वही हमें सैली को दिखाया जाता है जो कि चैन की सांस लेती है क्योंकि क्लेम अपनी नॉर्मल रूप में आ चुकी होती है। क्लेम फिर रैम से माफी मांगती है क्योंकि उसका प्रॉमिस ने तोड़ दिया, वो सह नहीं पाए, उसे लगा कि रैम मारी गई, इसी वजह से वो एकदम पागल हो गई और दूसरों को मारने लगी। रैम क्लेम को कहते उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। हमें फिर दिखाया जाता है डियाबोलो को जो कि एमिल को कहता है ये जो भी चीज यहाँ पे हुई वो किसी को ना बताए तो बेहतर रहेगा। ये कहता है ये कभी नहीं बताएगा क्योंकि हर लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता है चाहे वो कोई भी हो। हमें फिर एलिसिया और एडलगार्ड को दिखाया जाता है जहाँ ये लोग देखते हैं कि डीमन लॉर्ड नॉर्मल हो चुकी होती है। तो यहाँ पे एलिरिक्स पूछता है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड नॉर्मल रूप पे कैसे हो गई, इतनी सारी फॉलन की आर्मी तुम्हारे इशारे का वेट करी थी एडलगार्ड, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। एडलगार्ड एलिसी को कहती जब मैं इशारा दूं तो तुम सिटी की ओर भाग लेना। हमें फिर दिखाया जाता है डियाबोलो के यहाँ पे जहाँ सिल्वी डियाबोलो का शुक्रिया कर रही होती है कि उसने सिटी को बचा लिया, पर साथ ही साथ इसे पता चल चुका होता है कि क्लेम ही डीमन लॉर्ड है। यहाँ पे ये फिर से कहती है कि क्लेम को इस सिटी में घूमने नहीं दे सकती। डियाबोलो से कहता है क्या वो उससे लड़ना चाहती है।
ये कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर वो डियाबोलो के ऊपर ट्रस्ट करती है, पर क्लेम के ऊपर नहीं, क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड है। इसी वजह से इस लड़की को इस सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। शेरारम ये करने से मना कर देती है, तो सिल्वी ने बताती है कि पूरी फॉलन की आर्मी इनके सिटी के ऊपर हमला करने वाली थी, वो भी वेस्ट साइड से। पर क्लेम इसे बताती है इसने किसी को भी समन नहीं किया और किसी को भी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं कहा। वही डियाबोलो सोच रहा होता है कि सिल्वी गलत भी नहीं कह रही है। उतने में ये देखता है कि शेरा के गले पे एक स्लेब का पट्टा है जो किसी का ही है। ये फिर क्लेम से कहता है अगर वो रैम और शेरा के साथ रहना चाहती है और यहाँ पे बिस्किट खाना चाहती है तो डियाबोलो इसके ऊपर इंस्लेवमेंट का स्पेल का यूज करेगा, जिसके बाद ये डियाबोलो की सर्वेंट बन जाएगी। पर क्लेम कहती है इसे इसका सर्वेंट बनने की क्या जरूरत है। डियाबोलो कहता है अगर वो ऐसा करेगी तभी वो यहाँ पे रह पाएगी, वरना इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती है। और इससे सिल्वी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। सिल्वी कुछ बोल नहीं पा रही होती है। शेरा फिर क्लेम को समझाती ये ठीक रहेगा और रैम भी इसे कहते हैं कि डियाबोलो उन लोगों में से नहीं है जो कि दूसरों की फ्रीडम छीन लेता है। तो क्लेम इस चीज के लिए मान जाती है और डियाबोलो को कहती है वो इसके ऊपर इंस्लेवमेंट स्पेल का यूज कर सकता है। डियाबोलो फिर कहता है ठीक है। डियाबोलो फिर अपना नाम लेता है और उसे किस कर देता है उस पत्थर को मुंह में लेकर और ये इसकी स्लेव बन जाती है। हमें फिर दिखाया जाता है गैलफोर्ड के फोर्ट के यहाँ पे, जहाँ पे सिल्वी से सब कुछ बता देती है। ये इसे कहती है डियाबोलो के ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि डियाबोलो बुरे लोगों में से नहीं है, पर उसके बावजूद इन्हें सावधान रहना पड़ेगा। पर देखने के अलावा भी ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। वही भी हमें दिखाया जाता है डियाबोलो को जो कि अपने होटल में होता है, जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है। रैम इसके ऊपर चढ़ने वाली होती है पर डियाबोलो ये करने से मना करता है। रैम भी इसे कहती है हमेशा रैम डियाबोलो के साथ चिपक के क्यों होती है, पर शेरा इसे कहती है वो ऐसा कह तो रही है पर वो भी डियाबोलो के साथ सोने का प्लान कर रही है। और ये दोनों फिर क्लेम को भी बुलाने लग जाती है, पर क्लेम इनको बताती है कि इसने कई सारे मॉर्टल्स को मारा है, इन्हें याद है ना, तो ये इन्हें खतरा नहीं है क्या इससे। पर यहाँ पे डियाबोलो इसे कहता है कि इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक डीमन लॉर्ड है और वो किसी नॉर्मल डीमन लॉर्ड से कभी भी नहीं डरता, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये ऐसा कह तो देता है, ये फिर भी काफी ज्यादा नर्वस होता है। पर डियाबोलो के साथ क्लेम चिपक के सो जाती है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे एलिसिया आ जाती है जो कि शेरा के गर्दन पे अपना चाकू रख देती है और कहती है इन्हें इसकी मदद चाहिए। क्लेम इसे देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर एलिसिया इसे कहती है कि यहाँ पे ये बिजनेस के लिए आई है, जब इसका बिजनेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा वो शेरा को छोड़ देगी और वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। उसने सुना है कि डीमन लॉर्ड किसी भी फॉलन की इंजरी को ठीक कर सकता है, तो वो चाहती है कि डीमन लॉर्ड यानी कि क्लेम उसके साथ आए। हम फिर एडलगार्ड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। एलिसिया से बताते हैं कि सारे फॉलन ने मिलकर इसे काफी ज्यादा पनिश किया क्योंकि जो डीमन लॉर्ड है वो दोबारा से जन्म नहीं ले पाई और उसका प्लान बिल्कुल फेल हो गया। डियाबोलो भी समझ जाता है कि एलिसिया और एडलगार्ड शुरू से एक दूसरे को जानते थे, इसी वजह से जब ये लोग स्टारफॉल टावर में थे उसने एलिसिया से कुछ भी सवाल नहीं पूछा। एलिसिया फिर एडलगार्ड की इंजरी क्लेम को ठीक करने के लिए कहती है। क्लेम यहाँ डियाबोलो से पूछती है क्या वो उसकी इंजरी ठीक कर दे, तो डियाबोलो कहता है कि ठीक है उसकी हेल्प कर सकती हो तुम, जिसके बाद जो क्लेम है वो उसकी हेल्प कर देती है और एडलगार्ड की सारी इंजरी गायब हो जाती है। कुछ देर बाद एडलगार्ड को होश आ जाता है जो कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड यानी कि क्लेम के सामने अपना सर झुकाते हुए कहती है कि आखिरकार क्यों डीमन लॉर्ड अपने असली रूप में आ गई। तो डीमन लॉर्ड यानी कि क्लेम इसे कहती है क्योंकि आसपास के लोगों ने इसे इसकी नॉर्मल रूप में लाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। एडलगार्ड इसे कहती है कि फॉलन इंसानों को मारने के लिए बने, तो यहाँ पे क्लेम इसे कहती है कि इंसानों से नफरत नहीं करती, वो तो बिस्किट खाना चाहती है और इसी वजह से उसने इंसानों के साथ रहने का फैसला किया। अगर एडलगार्ड ने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी फॉलोवर हमेशा के लिए वो बनी नहीं रह सकती। एडलगार्ड फिर यहाँ पे कसम खाती है कि आज के बाद ऐसा जो भी उसने किया वो दोबारा से नहीं करेगी। एलिसिया फिर शेरा को छोड़ देती है। एलिसिया फिर से कहती है कि डियाबोलो जो चाहे वो अब उसके साथ कर सकता है। तो यहाँ पे रैम इसे पूछती है आखिरकार वो डीमन लॉर्ड की वॉरशिपर कैसे बनी। ये इसे कहती है कि कभी तुम्हारे अंदर से तुम्हारे दिमाग ने चिल्लाया हो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो डियाबोलो कहता है कि हाँ ऐसा तो मैं हमेशा ही करते रहता हूँ। एलिसिया फिर इन अपनी बैक स्टोरी बताती है कि सोसाइटी में किसी के साथ भी घुल नहीं पाई, इसके ऊपर सारा प्रेशर दे दिया गया कि लोगों से कैसे मिलना है कैसे नहीं, पर इसे कभी भी वो पसंद नहीं था, पर इसे हर चीज जबरदस्ती कराई जाती थी, इसे वो पसंद नहीं था बिल्कुल। इसी वजह से अपने माँ बाप से अपनी सोसाइटी से पूरी हर चीज से नफरत हो गई। डियाबोलो सोचता है ये इसी के जैसे, इसे कभी भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसी वजह से ये घर में पड़े रह के गेम खेला करता था, वो भी अकेला। एलिसिया फिर क्लेम से दोबारा से पूछती है क्या वो श्योर है वो मॉर्टल रेस को खत्म नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे क्लेम से बताती है कि उसकी तरह वो मॉर्टल से नफरत नहीं करती, अभी उसे कुछ होप दिखती है। एलिसिया कहती है उसे ऐसा लगा नहीं था कि आखिरी मोमेंट पे आने के बाद उसे कोई बिट्रे कर देगा, जिसके बाद वो एक तलवार को लेती है और अपने पेट में घुसाने लग जाती है, पर इससे पहले वो अपने आप को मारती है। यहाँ पे डियाबोलो इसका टाइम को रोक देता है और यहाँ पे एलिसिया के हाथ भी रुक जाते हैं। डियाबोलो से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। एलिसिया इसे कहती है आखिरकार डियाबोलो उसकी जान क्यों बचाना चाहता है, उसने रैम की जान को खतरे में डाला अपनी गोल की वजह से। डियाबोलो कहता है कि उसे इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं कि वो अपनी जान ही ले ले। एलिसिया से कहती है इसने मॉर्टल रेस को खत्म करने की कोशिश की। तो डियाबोलो से कहता है कि एम्परर, नोबल्स और तुम्हारे पेरेंट्स ने इस हाल में तुम्हें डाला है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अगर तुम दूसरों की ही सुनते रहोगी तो तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरों की बातें सुनना छोड़ दो क्योंकि वो हमेशा नॉनसेंस बातें किया करते हैं। अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहती हो तो तुम अपने
अपने एक्शन से उन्हें करके दिखाओ, उन्हें दिखाओ कि तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरों की बातों में आके खुद को मार लेना ये कोई सही उपाय नहीं है। अगर इस दुनिया में तुम आई हो तो तुम कुछ हासिल करके जाओ ताकि तुम्हारा नाम रहे। अगर तुम बिना कुछ हासिल किए जा रही हो तो तुम किसी काम की नहीं हो। अगर तुम दोबारा मरने का फैसला किया तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। एलिसिया फिर यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि उस जैसी अगली पर्सन कहीं पे भी फिट हो पाएगी। तो यहाँ पे शराय से कहती है वो बिल्कुल भी अगली नहीं है, वो हर जगह फिट हो सकती है। वो आज तक अपने दम पे यहाँ पे पहुंची है तो उसे बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रैम भी एलिसिया को माफ कर देती है क्योंकि एलिसिया के असली मोटिव उसे पता चल चुका होता है तो उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं होती। एलिसिया फिर डियाबोलो से पूछता है कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। डियाबोलो से कहता है ये उसके ऊपर है, उसे डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ से उसकी लाइफ शुरू होती है, वो क्या करना चाहती है इसके ऊपर है। पर अचानक से डियाबोलो को चक्कर आने लग जाते हैं तो यहाँ पे क्लेम इसे कहती है कि लगता है डियाबोलो को चार्ज की जरूरत है और वो अपने कपड़े खोल देती है और डियाबोलो को चार्ज करने के लिए रेडी हो जाती है और सारी लड़कियां भी रेडी हो जाती है डियाबोलो को फुल चार्ज करने के लिए। यहाँ पे डियाबोलो ओवरलोड हो जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ एलिसिया सिटी को छोड़ के जा रही होती है और ये अपने सफर के लिए निकल जाती है। हमें फिर दिखाया जाता है डियाबोलो का ग्रुप यहाँ पे एक मिशन के लिए निकला होता है। रैम और शेरा फैसला करी होती है कि आज रात को क्या खाएंगे। शेरा और रैम फिर डियाबोलो को ओपिनियन पूछती है और उसे कहती है कि जिस भी साइड डियाबोलो है उसे किस करना पड़ेगा। डियाबोलो पूछता है कि आखिर ये सब क्या है तो शेरा इसे बताती है कि डियाबोलो ने क्लेम को उनके सामने किस किया था तो वो चाहती है कि डियाबोलो इन दोनों को किस करे। डियाबोलो इन दोनों को कहता है कि वो डियाबोलो है जो कि दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है, वो चाहकर भी इन दोनों को किस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डियाबोलो को ये दोनों पकड़ने लग जाते हैं और यहाँ से जो फर्स्ट सीजन है वो खत्म होता है।